टू मैड कैम्प क्लासेस। आज से हम एक नए सेक्शन की शुरुआत करने जा रहे हैं। जैसा कि आपको दिख रहा होगा कि हम आज से करंट अफेयर्स की एक नई सीरीज़ स्टार्ट करने जा रहे हैं। ये सीरीज़ जो है गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज, गवर्नमेंट इंटर कॉलेज की जो परीक्षा है उसके अलावा कोई भी वनडे एग्ज़ाम जो है जिसमें नेशनल और इंटरनेशनल अफेयर्स, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व के महत्वपूर्ण जो खबरें हैं उनके बारे में अगर सवाल पूछे जाते हैं तो उन सब के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। हम इसमें प्रयास करेंगे कि जो हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों मीडियम के जो अभ्यर्थी हैं उनके लिए ये सहायक हो सके, सहायक सिद्ध हो सके। इसमें हम राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर की उन सारी खबरों को कवर करेंगे जो आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण हैं। मुझे पूरा भरोसा है कि अगर आप इस सीरीज़ को देखते हैं, ये साप्ताहिक सीरीज़ रहेगी यानी वीकली सीरीज़ रहेगी जिसमें हर वीक के पूरे जो न्यूज़ होंगे उनको हम एक लेक्चर में कवर करेंगे। मुझे पूरा भरोसा है कि अगर आप इस न्यूज़ के थ्रू जाते हैं तो आपको किसी भी प्रकार के अन्य न्यूज़पेपर पर रिलायबल सोर्स, अन्य किसी भी सोर्स पर, न्यूज़पेपर के अलावा किसी मैगज़ीन पर आप निर्भर रहने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप बस एक काम करिए, इस लेक्चर को देखिए और ये जो पीपीटी है लेक्चर के साथ में जो आपको मिल जाएगी इसको एक बार रिवाइज़ कीजिए। मुझे पूरा विश्वास है कि आपके परीक्षा में एक भी सवाल ऐसा नहीं होगा जो इन मुद्दों से बाहर का होगा। इन मुद्दों के अंदर हम इतना हॉलिस्टिकली इस लेक्चर को तैयार कर रहे हैं और इस सीरीज़ को हम शुरू कर रहे हैं कि जिससे आपके इस गवर्नमेंट इंटर कॉलेज और गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज के एग्ज़ाम के अलावा भी अगर कोई और कॉलेज एग्ज़ाम है या अन्य कोई भी एग्ज़ाम है, कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो आप, तो उस तैयारी के लिए ये सहायक सिद्ध होगा। और हम इतने सोर्स हैं, जितने न्यूज़पेपर जो हैं जो महत्वपूर्ण होते हैं, जिनके नाम आप सब जानते ही होंगे, कुछ मैगज़ीन्स हैं जो महत्वपूर्ण होती है, सरकारी मैगज़ीन है जो महत्वपूर्ण होती हैं, इन सारी सोर्स जो हैं उन सबको मिलाकर एक डिटेल्ड सीरीज़ तैयार करने का हमारा प्लान है, जिसमें हम चाहते हैं कि एक भी ऐसा कोई न्यूज़ हम कवर करने से ना चूके जो आपके काम की होने की थोड़ी भी संभावना रखती हो। तो हम इसको इस तरह से कवर कर रहे हैं कि आपको एक जगह पर सब कुछ मिल जाए। ऐसा नहीं हो कि थोड़ा इधर से पढ़ना पड़ रहा है, थोड़ा इधर से पढ़ना पड़ रहा है। करंट अफेयर्स के क्षेत्र में अमूमन हम देखते हैं कि विद्यार्थी इस तरह से उलझे हुए रहते हैं कि कहाँ से पढ़े, कहाँ से नहीं पढ़े। थोड़े दिन कुछ और पढ़ते हैं, थोड़े दिन बाद कुछ और ज़्यादा अच्छा लगने लगता है, फिर कुछ दिन बाद फिर कुछ और, कोई और सोर्स जो है वो ज़्यादा अच्छा लगने लगता है। कभी वीडियो देखते हैं, कभी मैगज़ीन पढ़ते हैं, कभी न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। इन सारों के कश्मकश में वो एक अच्छी तैयारी कर ही नहीं पाते। तो हमने सबको मिला दिया है। आपके पास में और बहुत सारी सीरीज़ होगी इस यूट्यूब चैनल, पहले से बहुत सारे बने हुए हैं, बहुत सारे करंट अफेयर्स की सीरीज़ आपको पता होंगी कि कहाँ कहाँ चल रही है और उसके साथ में आप उनमें पढ़ भी रहे होंगे। मैं बस इतना ही कहूँगा कि उन सारी सीरीज़ का जो सार है वो आपको इस एक सीरीज़ में देखने को मिलेगा और हम आपके तैयारी का ज़्यादा समय भी ज़ाया नहीं करने देंगे। हम आपको कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे से अच्छा कंटेंट, और जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से 1% भी या 0.5% भी अगर इम्पोर्टेंट है तो वो इस सीरीज़ में शामिल कर ली जाएगी। उस खबर को आप इस सीरीज़ के माध्यम से कवर कर लोगे और इस तरह से कवर करोगे कि उसके आसपास से कहीं से भी अगर सवाल बनता है तो आप सक्षम रहोगे उस सवाल को हल करने में। हम इस सीरीज़ को इस तरह से तैयार कर रहे हैं कि कहीं भी आपको अन्य जगह पर भटकना ना पड़े। एक स्थान पर आप जितना भी करंट अफेयर्स हैं अपना तैयारी का, जो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर का है और यूपी यानी उत्तर प्रदेश के विशेष संदर्भ में, ऐसा संदर्भ जहाँ उत्तर प्रदेश की विशेष योगदान या विशेष उत्तर प्रदेश का मेंशन है, उस न्यूज़ को तो और ज़्यादा अच्छे से हाईलाइट करते हुए और उन सारे पक्षों को तैयार करते हुए हम आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। ये वनडे एग्ज़ाम्स जितने भी हैं राष्ट्रीय लेवल के, राज्य यूपी, राजस्थान, बिहार, किसी भी राज्य में हो आप, और आपको अगर राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय न्यूज़ को लेकर अगर एक रिलायबल सोर्स चाहिए तो आप मेरी सीरीज़ पर भरोसा कर सकते हैं, हमारी मैड कैम्प क्लासेस पर भरोसा कर सकते हैं। मैं आपको पूरा यकीन दिलाता हूँ कि हम आपको एग्ज़ाम के बाद आपको ये बात कभी फील नहीं होगी, इस बात को लेकर निराशा नहीं होगी कि ये सवाल कहाँ से आ गए। हम जो पढ़ेंगे वो आप एग्ज़ाम में देखोगे, आपके पेपर में देखोगे, और अगर ऐसा कोई सवाल आता है जो आपने नहीं सुना, आपसे नहीं बन रहा, तो मेरा पूरा यकीन है कि वो सवाल जो है भारत के किसी और बच्चे को आ रहा होगा
या करंट अफेयर्स में कोई और टीचर आपको पढ़ा रहा होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। हो सकता है एक न्यूज़ जो है कोई टीचर ज़्यादा पढ़ा दे, हम कम पढ़ा दें, लेकिन मैं सिर्फ इतना, मेरे लिए न्यूज़ पढ़ाने का सिर्फ सिंगल और वन जो आधार रहेगा, जो बेस रहेगा, वो रहेगा आपके एग्ज़ाम में उसके आने की संभावना। जो न्यूज़ काम की है वही पढ़ेंगे, जितना चीज़ काम का है उतना ही पढ़ेंगे। नॉलेज का अंबार इकट्ठा नहीं करना है, हमें एग्ज़ाम क्लियर करना है। मैं जानता हूँ आपके पास अलग अलग सेक्टर का सबका नॉलेज है, सबके पास में अपनी एक बेस बना हुआ है, बस हमें क्या करना है, उसको थोड़ा रिफॉर्म करना है, उसमें उसको ट्रांसफॉर्म करना है और एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू, एग्ज़ाम की तैयारी की और उस नॉलेज को डाइवर्ट करना है। तो अपन शुरू करते हैं बिना वक्त ज़ाया किए हुए आज अपने इस करंट अफेयर्स के सेशन के फर्स्ट न्यूज़ के साथ में। सबसे पहले हम कवर करेंगे अंतर्राष्ट्रीय न्यूज़। जैसा कि आप यहाँ देख रहे हो, इंग्लिश और हिंदी मीडियम दोनों में हम अपनी पीपीटी को रखेंगे, ताकि किसी भी माध्यम का विद्यार्थी जो है अगर उसको करंट अफेयर्स तैयार करना है तो उसके लिए सुविधा हो सके, उसको दिक्कत ना हो। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले पहली न्यूज़ जो है वो है नेपाल में जेन जेड विरोध प्रदर्शन। नेपाल में जेन जी प्रोटेस्ट इन नेपाल। देखिए, इसको जेन जेड, जेन जी दोनों नाम से बोलते हैं। ये जो है इसको जी भी प्रोनाउंस करते हैं कुछ लोग, और कुछ लोग जेड भी प्रोनाउंस करते हैं, जेड या जी। तो अपन इसको जेड जी भी बोल सकते हैं, जेड भी बोल सकते हैं, जेन जेड भी बोल सकते हैं। अब देखो, नेपाल में ये प्रोटेस्ट क्या हुआ है, हाल ही में आपने सबने सुना होगा कि नेपाल में सत्ता परिवर्तन हो चुका है। वहाँ के लोगों ने आंदोलन करते हुए केपी शर्मा ओली की जो सरकार थी उसको गिरा दिया है, और वहाँ पर एक नई सरकार का गठन हो चुका है, नए प्रधानमंत्री की नियुक्ति हो चुकी है। तो ये क्या है, तो आपको पता होगा कि नेपाल में सोशल मीडिया पर बैन लगा दिया गया था सरकार के द्वारा। उसके खिलाफ विरोध प्रदर्शन करते हुए बहुत सारे छात्र सड़कों पर उतर आए। छात्र जब सड़कों पर उतर आए तो पुलिस प्रशासन ने और सैन्य प्रशासन ने उनके दमन करने का प्रयास किया, और इस चक्कर में उन्होंने 19 लोगों की मौत हो गई। उस वजह से ये जो प्रोटेस्ट है वो आगे बढ़ रहा है। तो ये जेन जी प्रोटेस्ट जो है सोशल मीडिया पर बैन कर दिया गया था, उसके बाद से 19 लोगों की मौत हो गई, और उसके बाद जो है विरोध जो है उग्र हो गया और सरकार को इस्तीफा देना पड़ा, प्रधानमंत्री को और पूरी कैबिनेट को इस्तीफा देना पड़ा, और अब एक नई सरकार अंतरिम गवर्नमेंट बनाने की तैयारी में है नेपाल। तो आपको इसमें ध्यान क्या रखना है, एक तो विरोध प्रदर्शन का कारण क्या था, इसके अलावा एक जो टर्म आ रही है जेन जी, क्या होता है। तो जेन जी जो है वो है 1996 से लेकर 2010 के बीच में पैदा हुए लोग। कुछ नृजातीय विज्ञान यानी एंथ्रोपोलॉजिस्ट जो हैं उन्होंने अलग अलग जनरेशन के लोगों को अलग अलग नामों से संबोधित किया है। तो 1980 के आसपास से लेकर 1995 के बीच तक के जो लोग थे उनको जो बोला जाता है वो बोला जाता है मिलेनियल्स जनरेशन। इसको क्या बोला जाता है, मिलेनियल जनरेशन। तो ये एक मिलेनियल जनरेशन होती है। उसके बाद 1995 से लेकर 2010 के आसपास, इसमें कोई एक फिक्स रूल नहीं है कि 1996 से 2010, लगभग 2000, 1995 से 2000, 2010 इसके आसपास के जो लोग हैं, जो पैदा हुए हैं लोग, उनको जो है जनरेशन जी के नाम से संबोधित किया जाता है। और 2010-2012 के बाद से जो नई जनरेशन है उसको जनरेशन अल्फ़ा के नाम से जानते हैं। कोई फिक्स क्राइटेरिया नहीं है कि इतना ही है, लेकिन बस आपको एक अनुमानित जो नामकरण है वो ध्यान रखना है। 1980 से 96 के बीच तक के लोग मिलेनियल, उसके बाद के लोग जेन जी 2010 तक, और 2010 के बाद से जो पैदा हो रहे हैं वो जनरेशन अल्फ़ा कहलाती है, जनरेशन ए भी कहते हैं इसको। अब इस क्रांति के प्रमुख कारण क्या क्या हैं, एक तो सोशल मीडिया पर बैन लग गया था। 24 से ज़्यादा जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सअप आदि सब पर बैन लगा दिया गया था। इसके अलावा वहाँ पर भ्रष्टाचार भी बहुत ज़्यादा है, नौकरी में अवसर की कमी है, नेपोटिज्म बढ़ गया है। नेपोटिज्म का मतलब भाई भतीजावाद, कि जो नेता है उनके बच्चे नेता बन रहे हैं, जो अधिकारी है उनके बच्चे अधिकारी बन रहे हैं, अच्छी नौकरी पा रहे हैं, लेकिन आम जनता के पास में उन सरकारी अवसरों का जो फ़ायदा है पहुँच नहीं पा रही है। पीढ़ीगत हताशा, मतलब जो नई जनरेशन है उसको पुरानी जनरेशन हमेशा इस बात को लेकर संदेह व्यक्त करती है कि तुम्हारे ज़माने में मेहनत कम करते हो तुम लोग, तुमसे कुछ नहीं होता है, हमारे ज़माने में ये होता था, हमारा ज़माना ऐसा था, हमारा ज़माना वैसा था। तो संदेह की दृष्टि से देखते हैं लोग नई जनरेशन को, तो उसके प्रति भी लोगों में गुस्सा था, नई जनरेशन में गुस्सा था। इसके अलावा प्रेस की स्वतंत्रता जो है उसको उन्होंने स्वतंत्रता को इरोज कर दिया था, शरण हो गया था, स्वतंत्रता पर पाबंदी लग गई थी, प्रेस जो है स्वतंत्र नहीं बची थी। उस कारण से इन सारे कारणों ने मिलाकर एक ट्रिगर पॉइंट का काम किया, और सोशल मीडिया बैन के बाद में ये जो है विरोध प्रदर्शन शुरू हुए और नेपाल में सत्ता में परिवर्तन देखने को मिल रहा है। अगला जो है वो है संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना मंत्रालयी वार्ता। ये एक वार्ता है, यानी एक मीटिंग, एक कॉन्फ्रेंस है। ये कॉन्फ्रेंस कहाँ पर हुई है, तो ये हुई है बर्लिन जर्मनी में। 2025 की जो बैठक हुई है वो हुई है बर्लिन जर्मनी में। और ये संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना मंत्रालयी वार्ता क्या है, एक संयुक्त राष्ट्र शांति मिशन होता है, यूनाइटेड नेशंस पीस कीपिंग मिशन। ये क्या होता है कि
बहुत सारे देश जो हैं जहाँ पर गृह युद्ध चल रहा है, सत्ता के लिए संघर्ष चल रहा है अफ्रीका के या और अन्य कई स्थान के देश जो हैं, उनमें जो है पुनः सत्ता की बहाली, वहाँ पर लोकतंत्र की बहाली, वहाँ के लोगों को सारे अधिकार देना, युद्ध को रोक लगाना, युद्ध पर शांति की स्थापना करने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ जो है उसकी एक एजेंसी है, पीस कीपिंग मिशन। ये जो मिशन होते हैं ये यूनाइटेड नेशंस के यानी संयुक्त राष्ट्र संघ जो है, जिसको विश्व की संसद कहा जाता है, सारे देश उसमें मेंबर है, लगभग देश दुनिया के जितने देश हैं लगभग सारे देश मेंबर है। तो वो संयुक्त राष्ट्र संघ जो है वो शांति के लिए मिशन भेजता है, कुछ सैनिकों की टुकड़ी जो है वहाँ भेजते हैं जो शांति के लिए काम करते हैं, युद्ध नहीं बढ़ाते, वो सैनिक है लेकिन शांति का काम प्रयास करते हैं, तो इसको कहते हैं संयुक्त राष्ट्र शांति मिशन। तो इसकी जो मिशन को लेकर जो वार्ता हुई है वो हुई है कहाँ पर हुई है, बर्लिन जर्मनी में। अब ये जो वार्ता है ये क्या है, ये क्या काम करता है संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना मिशन? संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना मिशन जो है ये युद्ध विराम का कार्य करता है। इसके अलावा ये युद्ध विराम के अलावा नागरिकों की सुरक्षा करना है, राजनीतिक प्रक्रिया को सुगम बनाना, चुनाव करवाना, विसैन्यीकरण या निशस्त्रीकरण करना है, डिसआर्मामेंट है, इसके अलावा चुनाव करवाना है, वहाँ पर मानवाधिकार और कानूनों का संरक्षण करना है। ये सारे काम जो है ये शांति स्थापना मिशन करता है। अब इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 1948 में। 1948 में संयुक्त राष्ट्र युद्ध विराम पर्यवेक्षण संगठन के रूप में एक संगठन की स्थापना होती है और बाद में इसका नाम बदल कर दिया जाता है संयुक्त राष्ट्र शांति मिशन। तो संयुक्त राष्ट्र शांति मिशन को ब्लू हेलमेट्स भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि यूनाइटेड नेशंस का कलर जो आपने देखा होगा झंडे में ब्लू कलर है, तो ब्लू कलर के हेलमेट जो है इनको वितरित किए जाते हैं और ये ब्लू कलर के हेलमेट पहनते हुए उस क्षेत्र में सहयोग का कार्य करते हैं, तो इस वजह से इनको ब्लू हेलमेट्स के नाम से भी जानते हैं। इसके अलावा अब तक जो है संयुक्त राष्ट्र संघ ने अभी वर्तमान में जो है 11 शांति मिशन जो है संयुक्त राष्ट्र संघ के सक्रिय हैं, मतलब 11 स्थानों पर शांति बहाल के लिए अलग अलग मिशन भेजे जा चुके हैं। अब संयुक्त राष्ट्र संघ में भारत की भूमिका ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि भारत जो है उसने अपनी भूमिका या संयुक्त राष्ट्र में अपने सैनिक भेजने की जो शुरुआत है, सैनिक और सैन्य भूमिका भी होती है और वित्तीय भूमिका भी होती है, पैसों की भी के माध्यम से भी भूमिका का निर्वहन किया जाता है। तो 1953 में कोरियाई संकट है, कोरियाई अभियान है, कोरिया में जो है गृह युद्ध छिड़ गया था जिसको रोकने के लिए शांति मिशन गया था, उसमें भारत ने अपने सहयोग देने की शुरुआत की थी। और उसके बाद से आज तक 2025 में आज भारत संयुक्त राष्ट्र शांति मिशन में सबसे ज़्यादा सैन्य योगदान देने वाला देश बन चुका है। सबसे ज़्यादा अगर सैनिक किसी ने भेजे संयुक्त राष्ट्र के शांति के लिए बहाल करने के लिए मिशन के तौर पर तो भारत ने भेजे, और सबसे ज़्यादा अगर किसी देश के सैनिकों ने बलिदान दिया है तो वो भी भारत के सैनिकों ने बलिदान दिया है। तो ये दोनों पॉइंट जो हैं ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो संयुक्त राष्ट्र संघ में शांति मिशन में भारत का योगदान हमने देख लिया। अब चलते हैं नेक्स्ट खबर की ओर। नेक्स्ट है ग्रैंड इथोपियन रेनेसां डैम। जैसा कि आपको नाम से पता चल रहा है, एक तो ये ग्रैंड है, इथोपियन रेनेसां डैम है। इथोपिया एक देश है अफ्रीका का, अफ्रीका महाद्वीप का एक देश है इथोपिया। तो अफ्रीका महादेश के इथोपिया देश में ये ग्रैंड इथोपियन रेनेसां डैम बन रहा है। अब ये न्यूज़ में क्यों है? न्यूज़ में इसलिए क्योंकि मिस्र जो है, जो इथोपिया पर जो बांध बन रहा है उसके खिलाफ में इसने विरोध प्रदर्शन किया है कि भाई ये डैम नहीं बनना चाहिए। इस डैम का जो उद्घाटन हुआ है उसकी वजह से इस उद्घाटन के खिलाफ इसने विरोध प्रदर्शन किया है। अब आप ये समझोगे, ये पूछोगे कि ये इथोपिया में बांध बन रहा है तो मिस्र क्यों इसके लिए विरोध कर रहा है? तो इसके लिए आपको देखना पड़ेगा इथोपिया का मैप, इथोपिया और इस पूरे रीजन का मैप। ये जो है इसको हॉर्न ऑफ अफ्रीका कहते हैं, इस रीजन को, जहाँ पर इथोपिया, इजिप्ट, सूडान वगैरह देश आते हैं। लेकिन आपको इतना ध्यान रखने की ज़रूरत नहीं है। आपको जो ध्यान रखना है वो ये है कि ये जो ग्रैंड इथोपियन रेनेसां डैम यहाँ पर बन रहा है, जहाँ पर मैं मार्क कर रहा हूँ, यहाँ पर जब बन रहा है ये बन रहा है नील नदी पर। नील नदी आपने सुना होगा विश्व की सबसे बड़ी नदी के रूप में जानी जाती है। तो नील नदी पर बन रहा है। नील नदी की 2 सहायक नदियाँ हैं। नील नदी जो है 2 नदियों के मिलने से नील नदी का निर्माण होता है। एक है वाइट नील यानी सफ़ेद नील, श्वेत नील, और एक है ब्लू नील यानी एक है वाइट नील और एक है ब्लू नील। तो ये ब्लू नील जो है यहाँ से शुरू होती है और ब्लू नील जो है इस तरह से बहते हुए ये इजिप्ट से होते हुए यहाँ पर भूमध्य सागर है, यहाँ पर भूमध्य सागर में गिरती है। अब क्या हो गया, अगर इथोपिया यहाँ पर बांध बनाएगा तो ये जो पानी है यहाँ पर रोक दिया जाएगा, पानी का भंडारण इस क्षेत्र में होगा। इस वजह से क्या होगा, इस नदी में जो है पानी का प्रवाह कम हो जाएगा, और इस नदी में अगर पानी का प्रवाह कम होगा तो यहाँ पर सूडान और इजिप्ट जो है ये अफ्रीका के प्रसिद्ध सहारा मरुस्थल के क्षेत्र में आते हैं। और सहारा मरुस्थल जो है उस क्षेत्र में एकमात्र जो नदी जो है जो इम्पोर्टेंट है वो है नील नदी। अब अगर नील नदी में पानी कम आएगा तो इजिप्ट जो है उसको पानी कम मिलेगा, सूडान को पानी कम मिलेगा, और मिस्र या इजिप्ट को हिंदी में मिस्र भी कहते हैं अपन। तो मिस्र जो है इसको कहा जाता है कि सभ्यताओं की जननी कहा जाता है।
और नील को मिस्र सभ्यता की जननी कहा जाता है। नील नदी जो है इसके आसपास, इसके किनारों पर जो है मिस्र की सभ्यता का विकास हुआ है और मिस्र की घनी आबादी बसती है। बाकी पूरा क्षेत्र जो है रेगिस्तानी क्षेत्र है। तो अगर यहाँ पर पानी कम होगा तो मिस्र की इस पूरी जनसंख्या को जो है नुकसान उठाना पड़ेगा, मिस्र और सूडान को नुकसान होगा। इस नुकसान से बचने के लिए इन्होंने कहा कि ये डैम बनना गलत है और इसलिए इन्होंने इथियोपिया का विरोध किया है ग्रैंड रेनेसा डैम को चलते हुए। देखो अब ये जो ग्रैंड रेनेसा डैम है इसको कहते हैं मिलेनियम डैम, ठीक है। अपन को पता चल गया ब्लू नील और वाइट नील को मिलाकर नील रिवर बनती है। इथियोपिया कहाँ पर आया हुआ है? अफ्रीका में। चलिए अब देख लेते हैं नील नदी के बारे में। नील नदी जैसे कि अफ्रीका की सबसे लंबी नदी है और ये दक्षिण से उत्तर की ओर बहती है। मतलब अपन ने देखा है भारत में जो नदियाँ शायद ऐसे उत्तर से दक्षिण की ओर बहती है, क्योंकि जो ढलान है भारत में वो उत्तरी हिमालय जो है ऊपर की तरफ है और नीचे की तरफ आती है, तो उत्तर से दक्षिण की तरफ है। लेकिन अफ्रीका का जो ढलान है वो कहाँ है? दक्षिण में ज़्यादा अधिक ऊंचा क्षेत्र है और उत्तर में निम्न क्षेत्र है। इस वजह से दक्षिण से उत्तर की ओर ये बहती हैं। इसकी 2 सहायक नदियाँ हैं और गुजरने वाले देश कितने? तो 11 देश है। अगली जो न्यूज़ है वो है मॉरिशस से रिलेटेड। अब मॉरिशस चर्चा में क्यों है? क्योंकि भारत के जो प्रधानमंत्री हैं उन्होंने अभी आमंत्रित किया था मॉरिशस के प्रधानमंत्री को, तो उन्होंने अपना नया कार्यकाल शुरू करने के बाद से पहली विजिट जो है वो भारत की है। तो कौन है मॉरिशस के प्रधानमंत्री? आपको ध्यान रखना है, नवीन चंद्र राम गुलाम प्रधानमंत्री हैं और ये भारत में आए हैं और इन्होंने भारत में मुंबई, वाराणसी, अयोध्या और तिरुपति में यात्रा की है और भारत और मॉरिशस के बीच के संबंधों को ये महत्व को बताता है। अपन को बस नए प्रधानमंत्री की नियुक्ति हुई, इस वजह से प्रधानमंत्री का नाम याद रखना है। इसके अलावा मॉरिशस कहाँ पर स्थित है? तो मॉरिशस जो है वो दक्षिण पश्चिमी हिंद महासागर में एक स्थित द्वीपीय देश है जो अफ्रीकी महाद्वीप के दक्षिण पूर्वी तट से लगभग 2000 किलोमीटर दूर है और इसकी राजधानी पोर्ट लुई है। इतना आपको ध्यान नहीं रखना है, आपको बस नवीन चंद्र राम गुलाम नाम याद रखना है। एक बात और ध्यान रखना, नवीन चंद्र नाम याद रखना है। हो सकता है वो राम गुलाम नाम पीछे दे दे और आगे कोई और नाम दे दे, अपन को नवीन चंद्र राम गुलाम पूरा नाम याद रखना है। आगे चलते हैं। आगे है कतर न्यूज़ में क्यों है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कतर के अमीर शेख तमीम बिन अहमद अल थानी से बात की और दोहा में हाल में हुए इजरायली हमलों की चिंता व्यक्त की और शांति, स्थिरता और संवाद के लिए भारत के समर्थन की पुष्टि की है। इतनी बात ध्यान रखनी है कि कतर न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि कतर में हाल फिलहाल में इजराइल ने हमला करते हुए हमास के कुछ लीडरों को मारने के लिए हवाई हमला किया है। तो इस वजह से प्रधानमंत्री जी ने कतर के जो शेख हैं उनसे बात की है, कतर के अमीर से बात की है। अब कतर कहाँ पर है? तो ये अरब प्रायद्वीप में उत्तर पूर्वी तट पर स्थित एक छोटा सा प्रायद्वीप है और ये जो है सऊदी अरब के साथ में इसकी सीमा है और बाकी ये बहरीन, ईरान, संयुक्त अरब अमीरात के साथ में इसकी समुद्री सीमा। देखो ये यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कतर, ये छोटा सा पॉइंट है, ये कतर है और यहाँ पर ये पाकिस्तान है। ये चित्र दिख रहा है आपको पाकिस्तान और यहाँ से आगे ऐसे इंडिया शुरू होता है। तो ये इंडिया के पास से ये जो है फारस की खाड़ी जो है इसमें एक कतर अवस्थित है। फारस की खाड़ी है ये, यहाँ पर कतर है। इसका पड़ोसी देश सऊदी अरेबिया है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, भारत से पश्चिम की दिशा में है और यहाँ पर इजरायली हमला हुआ है, इस वजह से ये चर्चा में है। अब जो न्यूज़ है वो वेरी इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। न्यूज़ क्या है? अल्बानिया ने दुनिया की पहली एआई मंत्री नियुक्त की है। आपने सुना होगा रोबोट्स जो होते हैं वो काम करने लग गए हैं। रोबोट्स के क्षेत्र में हम दुनिया ने बहुत ज़्यादा तीव्र प्रगति की है। उसी की एक मिसाल है कि अल्बानिया जो देश है, अल्बानिया एक देश है, उसने क्या किया? पहली एआई को मंत्री नियुक्त किया है। एआई जो है उसको मंत्री बना दिया है। अब क्या है ये? डायला नाम की एक एआई है, नाम याद रखना है डायला। क्या नाम है? डायला एक एआई जनरेटेड बोट है जो अल्बानिया प्रधानमंत्री एडी रामा के देश का नया सार्वजनिक खरीद मंत्री नियुक्त किया है। अब इसको है ना सार्वजनिक खरीद मंत्री यानी मिनिस्ट्री ऑफ पब्लिक प्रोक्योरमेंट नियुक्त किया गया। पब्लिक प्रोक्योरमेंट क्या होता है कि सरकार चलाने के लिए बहुत सारे साधनों की ज़रूरत पड़ती है, बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है सरकार को। फर्नीचर हो गया, बहुत सारी चीज़ें, साधन हो गए, बहुत सारे साधन चाहिए। तो उनकी खरीद के लिए क्या है? निष्पक्ष कोई व्यक्ति चाहिए जो भ्रष्टाचार ना करता हो और एकदम मेरिट बेस पे कि कौन ज़्यादा अच्छा एफिशिएंट काम कर रहा है उस बेसिस पे कोई खरीदारी करने के लिए हो। तो इस वजह से ऐसा मंत्री जो होते हैं वो खरीदारी में क्या करते हैं? भ्रष्टाचार कर लेते हैं। इन सबको रोकने के लिए उन्होंने डायला नाम की एक एआई चैटबॉट है, इसको मंत्री बना दिया और ये क्या करेगी? सार्वजनिक खरीद के लिए कार्य करेगी, ये खरीद का काम करेगी। कहाँ पे? अल्बानिया में। ध्यान रखना है अल्बानिया, डायला। बाकी सारी न्यूज़ आपके काम की नहीं है। डायला, अल्बानिया और खरीद मंत्री है ये, ठीक है। अगला जो है वो सेजेक्स 2025। हाल ही में भारत ने सऊदी अरब के साथ आभूषण व्यापार संबंधों को मजबूत करने और जीसीसी बाजारों तक पहुंच बढ़ाने के लिए जेद्दा में सेजेक्स 2025 का आयोजन किया। सेजेक्स 2025 के बारे में, सेजेक्स 2025 क्या है? सऊदी अरब आभूषण प्रदर्शनी है। सऊदी अरब में एक आभूषण प्रदर्शनी है जिसका नाम है सेजेक्स। तो आपसे पूछा जाए सेजेक्स क्या है तो सऊदी अरब की एक आभूषण
प्रदर्शनी है, मतलब शोकेस के रिलेटेड है। सेजेक्स 2025 कहाँ हुई है? सऊदी अरेबिया में। अगला है भारत और इजराइल के द्विपक्षीय निवेश समझौता BIA पर हस्ताक्षर किए। बस आपको ध्यान रखना है इजराइल और इंडिया ने क्या किया, बायलैटरल ट्रेड इन्वेस्टमेंट एग्रीमेंट किया है, मतलब हम आपके यहाँ इन्वेस्ट करेंगे, आप हमारे यहाँ इन्वेस्ट करोगे, इससे रिलेटेड एग्रीमेंट है। आपको नाम याद रखना BIA। हाल ही में भारत ने किस देश के साथ में BIA एग्रीमेंट पर साइन किए हैं या बायलैटरल इन्वेस्टमेंट एग्रीमेंट पर साइन किए? तो इजराइल। आपको ये नाम अच्छे से याद रखना है, किसके साथ किया? इजराइल। इतना ही आपके काम की चीज़ है। अगला है प्रशांत द्वीप समूह फोरम। ये न्यूज़ में क्यों है? संयुक्त राज्य अमेरिका और चीन के बीच बढ़ते तनाव के बीच प्रशांत द्वीप समूह के नेताओं ने क्षेत्रीय सुरक्षा और जलवायु चुनौतियों की चर्चा के लिए सोलोमन द्वीप समूह में एक सप्ताह का शिखर सम्मेलन शुरू किया। अब प्रशांत द्वीप समूह करके बहुत सारे छोटे छोटे आइलैंड्स जो हैं, पैसिफिक आइलैंड्स जो हैं, उन्होंने कंट्री ने मिलाकर एक फोरम बना रखा है, खुद का एक ग्रुप बना रखा है। तो उसका एक सम्मेलन इन्होंने आयोजित किया है। ये सम्मेलन कहाँ पर आयोजित हुआ है? सोलोमन द्वीप समूह में आयोजित हुआ है। यहाँ पर आप देख सकते हो, ये जो पूरा नक्शा दिया गया आपको, ये यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया और ऑस्ट्रेलिया के पूर्व में जो है ये छोटे छोटे द्वीपीय देश आते हैं, किरिबाती या इसको किरिबस भी बोलते हैं, तवालू, वनुआतू, इसके अलावा न्यू कैलिडोनिया हो गया, सोलोमन आइलैंड हो गए, ये सारे जो है पापुआ न्यू गिनिया हो गया, ये कुछ कंट्रीज़ हैं। इन कंट्रीज़ में ये सोलोमन आइलैंड जो है एक बड़ा आइलैंड है, वहाँ पर इसका सम्मेलन किया गया। ये प्रशांत द्वीपीय देश क्या है? ये प्रमुख 3 द्वीप समूहों मेलेनेशिया, माइक्रोनेशिया और पोलिनेशिया से मिलकर बने हुए। इन देशों में कुछ को मेलेनेशिया बोलते हैं, कुछ को माइक्रोनेशिया बोलते हैं। बात इतनी सी ध्यान रखनी है कि यहाँ पर सम्मेलन हुआ कहाँ पर है? सोलोमन द्वीप में। इसके सदस्य देश कौन से? तो ये कुछ नाम दिए हुए, ये भी आपके काम के नहीं है। कुक द्वीप, फिजी द्वीप, मार्शल द्वीप, माइक्रोनेशिया, नारू, न्यू, समोआ, सोलोमन द्वीप, पलाऊ, पापुआ न्यू गिनी, टोंगा, तुवालू और वानुअतू, ये सारे नाम के देश हैं। आपको बस ध्यान रखने के लिए मैंने नाम दिए, आपको याद नहीं रखने। आपको याद रखना है प्रशांत द्वीप का फोरम का जो बैठक हुई है कहाँ पर हुई है? सोलोमन आइलैंड में। और ये मंच जो है कब स्थापित किया गया था? 1971 में स्थापित किया गया था और 18 इसके सदस्य देश हैं। कितने सदस्य देश है? 18। इसमें जो है न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया भी शामिल है। न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया भी इसके सदस्य देश है, ठीक है। 11 तो प्रशांत समूह के द्वीप हैं, उसके अलावा भी कुछ देश हैं, उनमें एक है न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया। अगला है पहला विदेशी अटल नवाचार केंद्र। भारत ने क्या किया? अपना अटल नवाचार केंद्र जो है विदेश में खोला है। पहला कहाँ खोला है? IIT दिल्ली अबू धाबी के परिसर में। IIT दिल्ली जो है दिल्ली में प्रसिद्ध एक टेक्नोलॉजिकल इंस्टीट्यूट है, जिसने अपना एक ब्रांच खोली है अबू धाबी में, अबू धाबी UAE में। उस ब्रांच के अंदर में IIT के अंदर में अटल नवाचार केंद्र यानी अटल इनोवेशन सेंटर जो है खोला गया है। हाल ही में किसके द्वारा खोला गया है? तो हमारे जो शिक्षा मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान जी ने इसका उद्घाटन किया है। अब ये अटल नवाचार मिशन क्या है और अटल नवाचार केंद्र क्या है? अटल नवाचार केंद्र क्या है? अटल नवाचार मिशन के अंतर्गत कुछ केंद्र खोले गए हैं जहाँ पर क्या होगा? इनोवेशन से रिलेटेड काम होंगे। और वो क्या क्या है सेंटर? तो नीति आयोग द्वारा एक मिशन शुरू किया गया था, अटल नवाचार मिशन। किसने शुरू किया है? नीति आयोग ने। कब शुरू किया है? 2016 में। 2016 में इन्होंने नवाचार शुरू किया और इस नवाचार के तहत क्या किया गया? उद्यमिता की संस्कृति का निर्माण करना। उद्यमिता मतलब इंटरप्रेन्योरशिप, कि लोग खुद से उद्यम करें, सरकारी जॉब की जगह खुद के बिजनेस, खुद की कुछ नए नए आइडियाज़ को, इनोवेशंस को सामने लाए। ऐसा काम करने के लिए, लोगों को इस क्षमता से परिपूर्ण करने के लिए अटल नवाचार मिशन, नाम ही पता है, नवाचार के लिए प्रोत्साहित करना। स्कूलों, विश्वविद्यालय, अनुसंधान संस्थाओं, उद्योगों और MSME में ये कार्यरत है, ठीक है। तो ये बहुत अलग अलग जगह पर, डाइवर्स जगह पर काम करता है। फिर अगला है IIM अहमदाबाद दुबई। IIM अहमदाबाद जो है देश का सबसे जाना माना प्रतिष्ठित जो है मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट है, प्रबंधन इंस्टीट्यूट है। ये इंस्टीट्यूट है, इसने भी अपनी एक ब्रांच जो है बाहर खोली है, भारत से बाहर। कहाँ खोली है? तो ये दुबई में खोली गई है। कहाँ पर खोली गई है? दुबई में। इससे पहले अटल नवाचार केंद्र कहाँ खोला गया है? अटल नवाचार केंद्र अबू धाबी में खोला गया है, ठीक है। फिर IIM दुबई परिसर जो है ये बिजनेस स्कूल IIM अहमदाबाद का पहला अंतर्राष्ट्रीय विस्तार है। इसका उद्देश्य भारतीय प्रबंधन शिक्षा का वैश्वीकरण करना है। तो ये आपको ध्यान रखना है, कहाँ खोला गया इतना ही ध्यान रखना है। अगला है UPU एकीकरण परियोजना, UPU इंटीग्रेशन प्रोजेक्ट। अब ये क्या है? देखो, भारत ने दुबई में 28वीं यूनिवर्सल पोस्टल कांग्रेस के एकीकृत भुगतान इंटरफेस और यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन एकीकरण परियोजना का अनावरण किया है। पहली बात तो कि यूनिवर्सल पोस्टल कांग्रेस कहाँ पर हुई है? 28वीं जो यूनिवर्सल पोस्टल कांग्रेस हुई है वो हाल ही में दुबई में हुई है। कहाँ हुई है? दुबई में। अब इसमें क्या किया? इंडिया का UPI आप सब जानते होंगे, UPI से पेमेंट करते होंगे आप लोग। तो UPI को UPU क्या है? UPU है एक विश्व, देखिए यहाँ पर आपको दिख जाएगा UPI के बारे में लिखा हुआ है, ये UPU क्या है? संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी है जो अंतर्राष्ट्रीय डाक और वित्तीय सेवाओं का समन्वय करती है। ये डाक का समन्वय करने वाली एजेंसी है पूरे वर्ल्ड लेवल की, ठीक है। ये बर्न संधि के तहत 1874 में बनी थी। इतना काम का नहीं है, आपको ये ध्यान रखना है। इसके अलावा इसका जो मुख्यालय वो कहाँ है? बर्न, स्विट्जरलैंड में, और ये बनी हुई बर्न में थी।
तो ये बर्न स्विट्जरलैंड में बनी हुई है। ये क्या करता है, डाक के मानक निर्धारित करता है, पोस्ट कैसे जाएगी कैसे नहीं जाएगी, क्या कोड होंगे, ये सारे मानकों का निर्धारण कौन करता है, ये यूपीयू करता है। तो यूपीआई ने क्या किया, यूपीयू के साथ टाई अप किया है और बोला है कि हम यूपीयू के थ्रू हमने यूपीआई का पूरे विश्व में प्रचार करेंगे। तो यूपीआई को पूरा विश्व के अंदर प्रसारित करने के लिए ये एग्रीमेंट हुआ है, ये परियोजना शुरू हुई है। अब देखो यूपीआई क्या है, ये थोड़ा आपके काम की चीज़ है। यूपीआई क्या है, यूपीआई रियल टाइम भुगतान प्रणाली है जो पीयर टू पीयर और मर्चेंट भुगतान को सक्षम बनाती है। मतलब एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को भी इसमें पेमेंट किया जा सकता है और एक व्यक्ति से दुकानदार को भी पेमेंट किया जा सकता है। इसको शुरू किया था एनपीसीआई ने। एनपीसीआई भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम करके एक संस्था है, 2016 में इसने इसको शुरू किया है और इसमें क्यूआर कोड, मोबाइल नंबर, आईएमपीएस आदि के माध्यम से काम किया जाता है। ये जो है 24/7 इंटरऑपरेबिलिटी सुनिश्चित करता है, मतलब आप 24 घंटे में कभी भी पेमेंट कर सकते हो। अब देखो कुछ ऐसे देश भी है जिन्होंने इंडिया के यूपीआई को एक्सेप्ट किया है कि यूपीआई से आप उन देशों में हो तो भी पेमेंट कर सकते हो, जैसे संयुक्त अरब अमीरात जिसको यूएई बोलते हैं अपन, सिंगापुर, फ्रांस, श्रीलंका, नेपाल और भूटान। नेपाल, भूटान, श्रीलंका अपने पड़ोसी देश हैं। फ्रांस, सिंगापुर और संयुक्त अरब अमीरात दुनिया की बेहतरीन इकोनॉमीज में से एक है। तो इन सब ने भी यूपीआई को पेमेंट के रूप में मान्यता दी है। तो इतना सा आपको ध्यान रखना है यूपीआई के बारे में। अगली जो अब शुरू इंटरनेशनल रिलेशंस पूरे हो गए, अब हम शुरू कर रहे हैं हिस्ट्री और आर्ट एंड कल्चर को। कुछ ऐसे शख्सियत जो हिस्ट्री में, इतिहास में बहुत महत्वपूर्ण थे, तो उनके बारे में अपन जान रहे हैं। पहले श्री नारायण गुरु। न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि इनकी 171वीं जयंती मनाई गई है। ठीक है, नारायण गुरु का जन्म 1856 में हुआ था, 171वीं जयंती मनाई गई। ये क्या है, केरल के एक संत हैं, दार्शनिक है, कवि है और समाज सुधारक है। क्या है, समाज सुधारक। इन्होंने एक नारा दिया था, वेरी इंपॉर्टेंट नारा। क्या है, मानवता के लिए एक जाति, एक धर्म, एक ईश्वर। इन्होंने क्या बोला था कि जो मानव है उन सब के लिए एक जाति होनी चाहिए, अलग अलग जाति नहीं, हम सब मानव जाति है, हम सब लोगों का धर्म एक ही है। वो धर्म क्या है, सत्य धर्म, अहिंसा धर्म। उन्होंने बोला था हम सबका एक ही ईश्वर है, भले अवतार अलग अलग हो लेकिन सारे भगवान अंत में एक ही है। तो इन्होंने ये नारा दिया था, मानवता के लिए एक जाति, एक धर्म और एक ईश्वर। श्री नारायण गुरु कहाँ के थे, केरल के। अब देखो 1888 में उन्होंने अरूवीपुरम में एक शिवलिंग की प्राण प्रतिष्ठा की, जिससे मंदिर के अनुष्ठानों पर ब्राह्मणों का एकाधिकार टूट गया। 1888 से पहले की बात है कि तब सिर्फ पूजा पाठ करने का अधिकार ब्राह्मणों को होता था, निम्न समझी जाने वाली जातियों को नहीं था। तो इन्होंने क्या किया था, 1888 में शिवलिंग की प्राण प्रतिष्ठा की और कहा कि हम निम्न जाति वाले लोग भी भगवान को मान सकते हैं, भगवान की पूजा अर्चना कर सकते हैं, भगवान का पर अधिकार हमारा भी बराबर है। फिर इन्होंने क्या किया, एक SNDP योगम करके एक संगठन का निर्माण किया। अब ये SNDP योगम क्या है, ये है श्री नारायण धर्म परिपालन योगम। ये एक संस्था है, श्री नारायण धर्म परिपालन योगम। ये क्या काम करती है, छुआछूत और निम्न जातियों के उत्थान के लिए काम करती है। इन्होंने क्या किया था, एक शिवगिरी मठ की स्थापना की थी। डेट याद नहीं रखने, बस आपको काम याद रखने। एक तो शिवगिरी मठ की स्थापना की थी, इसके अलावा इन्होंने एक आश्रम की स्थापना की थी अलुवा में। शिवगिरी मठ, अलुवा में एक आश्रम। और इस तरह से इन्होंने उच्च जाति, निम्न जाति के उत्थान के लिए कार्य किया था। अब आगे बढ़ते हैं, आगे है आत्मसम्मान आंदोलन। आगे क्या है, आत्मसम्मान आंदोलन। तो आत्मसम्मान आंदोलन क्या है, 2025 में आत्मसम्मान आंदोलन की शताब्दी थी, जिसने तर्कवाद, सामाजिक समता, समानता, जाति विरोधी विचारधारा की वकालत की। एक आत्मसम्मान आंदोलन एक आंदोलन था निम्न जातियों को बराबरी का अधिकार दिलाने, उनके आत्मसम्मान की रक्षा करने और उनके आत्मसम्मान को ऊपर उठाने के लिए एक आंदोलन चलाया गया था। किसके द्वारा चलाया गया था, ईवी रामास्वामी पेरियार के द्वारा, और ये तमिलनाडु के थे। नारायण गुरु केरला के थे, ईवी रामास्वामी पेरियार जो थे वो तमिलनाडु के थे। और उन्होंने 1925 में ये आत्मसम्मान आंदोलन की शुरुआत की थी, जब भारत आज़ाद नहीं था। द्रविड़ कजगम की स्थापना की थी इन्होंने, और तमिल साप्ताहिक कूड़ी अरासू गणतंत्र की शुरुआत की थी। देखो इन्होंने एक तो संस्था बनाई थी जिसका नाम था द्रविड़ कनगम, द्रविड़ार कनगम या द्रविड़ कनगम। इसके अलावा इन्होंने क्या किया था, एक वीकली पेपर पब्लिश किया था जिसका नाम था कूड़ी अरासू। कूड़ी अरासू का हिंदी में अर्थ होता है गणतंत्र, मतलब सबका तंत्र, राजा नहीं है यहाँ पर, जनता का तंत्र। तो इस तरह से इन्होंने काम किया था। ये ज्योतिराव फुले और BR अम्बेडकर जैसे समाज सुधारकों से प्रभावित थे और उन्होंने वैकोम सत्याग्रह में भी भाग लिया था। एक वैकोम सत्याग्रह हुआ था जिसमें इन्होंने भाग लिया था। ये भी आपके काम का नहीं है, आपको बस ध्यान रखना इनका उद्देश्य क्या था, जाति व्यवस्था का उन्मूलन करना, ब्राह्मणवादी प्रभुत्व को अस्वीकार करना, तर्क संगत सोच और व्यक्तिगत गरिमा को बढ़ावा देना, जैसा कि उनके पैम्पलेट नमथु, कुरिकोल और तिरुविरक काल का लतियम में उल्लेखित है। ये नाम भी आपको याद नहीं रखने हैं, बस आपको ध्यान रखना ईवी रामास्वामी पेरियार ने कौन सा आंदोलन शुरू किया था, आत्मसम्मान आंदोलन 1925 में। आगे बढ़ते हैं, आगे है हड़प्पा लिपि। हड़प्पा लिपि न्यूज़ में क्यों है,
क्योंकि केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय ने नई दिल्ली में हड़प्पा लिपि को समझने के लिए एक 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया है। एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन बुलाया गया है नई दिल्ली में, जहाँ पर हड़प्पा की लिपि को समझने का प्रयास किया जाएगा। अब देखो, हड़प्पा की लिपि को अब तक नहीं समझा गया है, और ये सम्मेलन में जो भाग लिया लोगों ने, इन्होंने कोशिश की है, पर अभी तक कोई ऐसा पुख्ता सबूत नहीं मिला है कि हड़प्पा लिपि को समझ लिया गया है। अब हड़प्पा लिपि की विशेषता क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ये एक तो मोहरों, मिट्टी के बर्तनों और अन्य वस्तुओं पर पाई जाती है। ये मोहरें होती थी, मिट्टी के बर्तन होते थे, उन पर लिखी जाती थी। इसके अलावा ये दशमलव पर आधारित है, यानी ये एक दशमलव पद्धति पर आधारित, मतलब संख्या जो है 10 के भाग में बढ़ती है, जैसे 1, 10, 20, 30, 40, 50 या 1, 10, 100 ऐसे। तो ये हड़प्पा लिपि की विशेषता है। और ये एक चित्रात्मक लिपि है। कैसी लिपि है? चित्रात्मक। ये प्रतीक अक्षरात्मक माना जाता है और इसको चित्रात्मक भी माना जाता है। तो ये थोड़ी विशेषताएं आपको ध्यान रखनी है हड़प्पा लिपि के बारे में। अगला जो बिंदु है, अगली जो न्यूज़ है वो है आचार्य विनोबा भावे से रिलेटेड। विनोबा भावे क्यों न्यूज़ में है? समाज सुधारक आचार्य विनोबा भावे की 131वीं जयंती पर प्रधानमंत्री ने उनको श्रद्धांजलि अर्पित की है। 131वीं जयंती है इनकी। अब विनोबा भावे कौन थे? विनोबा भावे का जन्म हुआ था 1895 में विनायक नरहर भावे के नाम से। इनका असली नाम क्या था? विनायक नरहर भावे। इनको बाद में बोलने जाने लगा विनोबा भावे। तो आचार्य विनोबा भावे के नाम से जाना जाने लगा। इन्होंने क्या काम किया? अहिंसा, मानवाधिकार पर समर्थन, आध्यात्मिक नेता, स्वतंत्रता सेनानी और समाज सुधारक के रूप में कार्य किया है। इन्होंने 1916 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में गांधी जी के भाषण से प्रेरित होकर भावे ने अपने स्कूल और कॉलेज के प्रमाण पत्र जला दिए और औपचारिक पढ़ाई छोड़ दी। इन्होंने क्या किया? औपचारिक पढ़ाई छोड़ दी और खुद से अध्ययन करने लगे। फिर गांधी जी से ये बहुत ज़्यादा प्रभावित थे, तो इन्होंने साबरमती आश्रम में रहकर कुछ काम किया। फिर इन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में भागीदारी दी, खादी आंदोलन चलाया, उसमें इन्होंने भागीदारी दी। असहयोग आंदोलन में स्वदेशी की वकालत की कि भाई स्वदेशी कपड़े अपनाओ, स्वदेशी सामान अपनाओ और विदेशी बहिष्कार करो। फिर 1932 में इनको सजा दे दी गई, इनको जेल में जाना पड़ा क्योंकि इन्होंने भगवत गीता पढ़ाना शुरू किया था। फिर क्या हुआ? व्यक्तिगत सत्याग्रह हुआ। व्यक्तिगत सत्याग्रह में क्या हुआ था कि 1942-40 के आसपास एक एक व्यक्ति जो था, स्वतंत्रता सेनानी जो था, वो उपवास करता था और सत्याग्रह करता था। तो सबसे पहले सत्याग्रही जो थे, महात्मा गांधी ने जिनको चुना था, वो कौन थे? विनोबा भावे। व्यक्तिगत सत्याग्रह के नेता थे और ये पहले सत्याग्रही थे। वेरी इंपॉर्टेंट, ये बात आपको ध्यान रखना है। व्यक्तिगत सत्याग्रह 1940 के पहले सत्याग्रही कौन थे? ये पहले सत्याग्रही विनोबा भावे थे। 1940 में ये हुआ था देश को आज़ाद करवाने के लिए। फिर इन्होंने एक आंदोलन किया जिसका नाम वेरी इंपॉर्टेंट याद रखना है, भूदान। 1951 में इन्होंने भूदान आंदोलन किया। ये भूदान आंदोलन क्या था? इसमें ये था कि बड़े बड़े जो लोग थे, जमींदार वगैरह थे, उनसे ये निवेदन किया जाता था कि आप स्वेच्छा से अपनी ज़मीन जो है, जिनके पास भूमि नहीं है, उनको दान करो। तो ये इनके प्रमुख प्रयास थे। इसके बाद इन्होंने कुछ बुक्स लिखी है, साहित्यिक कृतियाँ क्या है? एक तो गीता प्रवचन है, वेरी इंपॉर्टेंट। स्वराज शास्त्र, वेरी इंपॉर्टेंट। फिर तीसरी शक्ति एक इंपॉर्टेंट बुक है, और भूदान यज्ञ। ये 4 आपको नाम याद रखने हैं। ये चारों बुक्स किसने लिखी है? तो विनोबा भावे ने लिखी है। फिर अब चलते हैं आगे। अब है जियोग्राफी का कुछ पॉइंट्स हैं जिनको अपन देख लेते हैं। पहला है हिंदू कुश हिमालय। हिंदू कुश हिमालय को HKH से डिनोट किया यहाँ पर। तो HKH में स्वच्छ ऊर्जा क्षमता पर रिपोर्ट। एक आयोग है ICIMOD द्वारा एशिया प्रशांत स्वच्छ ऊर्जा सप्ताह के दौरान बैंकॉक थाईलैंड में जारी की गई हिंदू कुश हिमालय पर्वत के बारे में एक रिपोर्ट है जो जारी की गई है हिंदू कुश हिमालय के बारे में। हिंदू कुश हिमालय क्या है? हिंदू कुश हिमालय क्या है? हिंदू कुश पर्वत 8 देशों में लगभग 3500 किलोमीटर तक फैले हुए हैं, जो लगभग 42 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में आते हैं। आपको मैं मैप के माध्यम से दिखा देता हूँ हिंदू कुश है क्या। ये देखो, ये हिमालय है। हिमालय जो है हिंदू कुश रेंज का ही भाग है। ये आपने देखा होगा, भारत में हिमालय है। हिमालय पूरा हिंदू कुश रेंज का भाग है, और ये पूरा क्षेत्र जो इतना दिख रहा है आपको, ये हिंदू कुश के अंतर्गत आता है। तो यहाँ पर 8 देशों का क्षेत्र जो है इसके अंतर्गत आता है, हिंदू कुश के अंतर्गत। तो ये पूरा क्षेत्र जो है ये पूरा हिंदू कुश के अंतर्गत आता है, और इसको बोला जाता है हिंदू कुश रेंज। अब देखो, हिंदू कुश रेंज में स्वच्छ ऊर्जा से रिलेटेड एक रिपोर्ट आई है। रिपोर्ट किसने डाली है? रिपोर्ट दी इंटरनेशनल सेंटर फॉर इंटीग्रेटेड माउंटेन डेवलपमेंट। ये संस्था है जिसने दी है। ये संस्था क्या है? एक अंतर सरकारी संगठन है, मतलब सरकारों का संगठन है। सारे देशों की 8 देशों की जो सरकारें हैं वो यहाँ पर मुख्यालय है। इसका कहाँ है? तो ये काठमांडू नेपाल में इसका मुख्यालय है। यहाँ 8 सदस्य हैं, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, चीन, भारत, म्यांमार और नेपाल और पाकिस्तान। इन सब ने मिलकर एक रिपोर्ट निकाली इस संगठन ने, और क्या बोला है? स्वच्छ ऊर्जा के बारे में इन्होंने सप्ताह की स्वच्छ ऊर्जा के बारे में बताया। स्वच्छ ऊर्जा सप्ताह के दौरान बैंकॉक थाईलैंड में ये जारी की गई है, और हिंदू कुश हिमालय पर्वत के बारे में ये रिपोर्ट है। क्या है? क्लीन एनर्जी पोटेंशियल, मतलब कि कितनी इनके अंदर स्वच्छ ऊर्जा क्षमता है। स्वच्छ ऊर्जा क्या होती है? वो ऊर्जा जो कार्बन का उत्सर्जन न्यूनतम करे उसको कहते हैं स्वच्छ ऊर्जा। जैसे परमाणु ऊर्जा हो गई, जैसे वायु ऊर्जा हो गई, जैसे जल विद्युत हो गई, जैसे सौर ऊर्जा हो गई। तो ये जो है
ये जो है कार्बन डाइऑक्साइड का या फिर हानिकारक ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन नहीं करती हैं, इस वजह से ये स्वच्छ ऊर्जा कहलाती है। तो यहाँ से बहुत सारी नदी प्रणालियाँ निकलती है, इसलिए इसको एशिया की जल मीनार कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एशिया की जल मीनार। यहाँ से कौन सी नदियाँ निकलती है? तो सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र, इरावदी, साल्वेन, ये बहुत सारी नदियाँ जो यहाँ से निकलती हैं। यहाँ पर बहुत ज़्यादा जैव विविधता है। यहाँ पर 4 वैश्विक जैव विविधता हॉटस्पॉट है, मतलब बहुत ज़्यादा अधिक जैव विविधता यहाँ पर पाई जाती है। फिर इन्होंने क्या बताया है? नवीकरणीय ऊर्जा की स्थिति क्या बताइए? एक तो यहाँ पर जल विद्युत क्षमता बहुत है क्योंकि यहाँ पर नदियाँ हैं। सौर और पवन ऊर्जा की क्षमता भी बहुत है क्योंकि यहाँ पर खुला वातावरण है। जैव ईंधन भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा है क्योंकि पेड़ पौधों की वजह से अपशिष्ट भी है, तो जैव ईंधन यहाँ से प्राप्त किया जा सकता है। और हमने यहाँ पर अभी क्षमता का प्रयोग किया नहीं है, तो हमें प्रयोग करना चाहिए, ये रिपोर्ट कहती है। कहाँ रिपोर्ट? ये बैंकॉक में जारी की गई है। इसका जो ICD जो ये अथॉरिटी है, इसका जो मुख्यालय है वो कहाँ पर है? नेपाल के काठमांडू में। अगला जो है टॉपिक वो है ब्लड मून। ब्लड चंद्रमा या रक्त चंद्रमा, इसको कह सकते हैं रक्त चंद्रमा। ये रक्त चंद्रमा, रक्त चंद्रमा क्या होता है? देखो 8 सितंबर 2025 को एशिया, ऑस्ट्रेलिया और अफ्रीका के कुछ हिस्सों में ब्लड मून देखा गया, जो एक पूर्ण चंद्रग्रहण था जिसमें चंद्रमा लाल हो गया। एक पूर्ण चंद्रग्रहण। चंद्रग्रहण में क्या होता है? देखो ये मान लेते हैं सूर्य, इसको मैंने कहा सन, ये है अर्थ, ये है पृथ्वी और ये है चंद्रमा यानी मून। ठीक है, अब ये जो सूर्य से आने वाली जो किरणें हैं ये इससे टकराती हैं और यहाँ से चली जाती हैं, इससे टकराती है पृथ्वी से और यहाँ से चली जाती है, वापस अपवाहित हो जाती है, जिस वजह से क्या होता है कि चंद्रमा तक सूर्य की किरणें पहुँच ही नहीं पाती है। उस वजह से चंद्रमा जो है वो दिखाई नहीं देता है और लाल दिखाई देता है। तो इस घटना को कहा जाता है चंद्रग्रहण। इसको कहा जाता है चंद्रग्रहण। तो चंद्रग्रहण क्या है? चंद्रग्रहण तब होता है जब पृथ्वी सूर्य के प्रकाश को चंद्रमा तक पहुंचने से रोक देती है, जिससे सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा एक सीधी रेखा में आ जाते हैं। अब चंद्रग्रहण तो हो गया। अब चंद्रग्रहण में रक्त चंद्रमा या ब्लड मून क्या है? तो ब्लड मून क्या है? पूर्ण चंद्रग्रहण के दौरान ब्लड मून तब दिखाई देता है जब पृथ्वी के वायुमंडल से बिखरी हुई केवल लाल सूर्य की रोशनी ही चंद्रमा तक पहुँचती है। देखो यहाँ से सूर्य की रोशनी जा रही है पृथ्वी तक, पृथ्वी से टकरा कर यहाँ से चली जा रही है या वापस आ जा रही है। अब यहाँ जो चंद्रमा इस पर रोशनी पड़ी नहीं। अब क्या होता है कि ये पृथ्वी से जो टकरा के जो थोड़ी बहुत रोशनी जाती है, लाल कलर की रोशनी, वो इस पर पहुंचती है, इस वजह से चंद्रमा लाल दिखाई देता है, जिसको कहा जाता है ब्लड मून। तो ब्लड मून आपको ध्यान रखना है। अब अगला जो न्यूज़ है वो है बायो E3 नीति। बायो E3 नीति की वर्षगांठ, एनिवर्सरी ऑफ बायो E3 पॉलिसी। अपन को ध्यान रखना बायो E3 पॉलिसी है क्या। नई दिल्ली के इंटरनेशनल सेंटर फॉर जेनेटिक इंजीनियरिंग एंड बायोटेक्नोलॉजी ने बायो E3 नीति की पहली वर्षगांठ मनाने के लिए बायो E3@1 का आयोजन किया। यह सरकारी पहल है जो जैव प्रौद्योगिकी को अर्थव्यवस्था, पर्यावरण और रोजगार से जोड़ती है। देखो बायो E3 क्या है? बायो मतलब होता है बायोलॉजी, बायोलॉजी या जैव प्रौद्योगिकी। बायो इकोनॉमी या बायोटेक्नोलॉजी जो है, बायोटेक्नोलॉजी मतलब जो बायोलॉजी से जो उत्पन्न पदार्थ होते हैं, जिससे जैसे हो गया मनुष्य हो गए, पशु पक्षी हो गए, इन सब के माध्यम से, इनके माध्यम से टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए नई चीज़ों का जनरेशन करना, ये होता है बायोटेक्नोलॉजी। अब बायोटेक्नोलॉजी को इन्होंने इकोनॉमी, एनवायरनमेंट और एम्प्लॉयमेंट से जोड़ा है कि भाई बायोटेक्नोलॉजी को इकोनॉमी जनरेट करना, पैसे जनरेट करना, इससे एनवायरनमेंट को सुरक्षित बनाना और इससे एम्प्लॉयमेंट यानी रोजगार जनरेट करना। इस मकसद से इन्होंने एक नीति लाई है जिसमें E3 का मतलब क्या है? E3, बायो E3 का मतलब इकोनॉमी, एनवायरनमेंट और एम्प्लॉयमेंट। तो आपको ध्यान रखना है ये तीनों नाम। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या है? जैव अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देना, 2070 तक शुद्ध कार्बन उत्सर्जन का समर्थन करना और नवाचार, स्थिरता और रोजगार सृजन को बढ़ावा देना। तो आपको ध्यान रखना है, इसमें रोजगार बढ़ाना है और क्या करना है? नवाचार बढ़ाना है, ये सब काम है। अब है ला नीना। अगला फिनोमिना क्या है? ला नीना। अब ला नीना क्या है? विश्व मौसम विज्ञान संगठन ने अनुमान लगाया है कि ला नीना मौसम की घटना सितंबर और नवंबर के बीच वापस आ सकती है। अब ये घटना क्या होती है समझते हैं पहले। ला नीना क्या होता है? ला नीना एक प्राकृतिक जलवायु घटना है जो तब होती है जब मध्य और पूर्वी प्रशांत महासागर का सतही जल असामान्य रूप से ठंडा हो जाता है, क्योंकि सामान्य रूप से अधिक तेज व्यापारिक हवाएं गर्म पानी को पश्चिमी प्रशांत की ओर धकेलती है। यह अल नीनो की विपरीत स्थिति है। इसकी विशेषता उस क्षेत्र में असामान्य रूप से गर्म समुद्र की सतह का तापमान कर देती है। देखो मैं आपको समझा देता हूँ कि ला नीना होता क्या है। हम मैप नहीं दिया है, मैं आपको ऐसे ही समझा देता हूँ। ये भारत है, ये ऑस्ट्रेलिया है, ये अरब प्रायद्वीप है और ये अफ्रीका आता है। ठीक है, यहाँ पर है यूएसए का दक्षिणी तट। अब देखो ला नीना क्या है? ला नीना का मतलब होता है ये जो दक्षिणी तट है ये प्रशांत महासागर है, इसको बोलते हैं प्रशांत महासागर। मैं लिख रहा हूँ पैसिफिक ओशन PO। ठीक है, यहाँ पर क्या होता है? गर्मी बढ़ती है।
यहाँ गर्मी बढ़ती है तो यहाँ से क्या होती है, हवाएं जो है ऊपर उठती है, गर्म हवाएं जो है हमेशा ऊपर उठती है क्योंकि हल्की हो जाती है। यहाँ से जब हवाएं हल्की उठती है तो यहाँ वैक्यूम जनरेट होता है, खालीपन जनरेट होता है। तो यहाँ से जो धरातल से यहाँ से जो लहरें हैं समुद्र की वो सारी यहाँ पर जाती है, यहाँ पर जाती है, और यहाँ से हवाएं जो ऊपर उठी हुई है ये यहाँ पर बारिश करती है। तो यहाँ से क्या होता है, ला नीना ऐसी स्थिति है जब प्रशांत महासागर का जो पूर्वी तट है यानी अमेरिका के आसपास का तट है वो ज़्यादा गर्म होने की वजह से वहाँ पर बारिश ज़्यादा होती है, और यहाँ से जब हवाएं ऐसे जा रही है तो यहाँ से जो पानी है बारिश लेकर जो हवाएं चल रही थी वो इस तरफ बह जाती है। तो इंडिया में यहाँ पर जो स्थिति है वो क्या होती है, इंडिया में स्थिति खराब हो जाती है, बारिश कम होती है। इसको बोलते हैं अल नीनो। क्या बोलते हैं, अल नीनो, अल नीनो। अब देखो अल नीनो मैंने समझा दिया। अब ला नीना क्या है, अल नीनो के विपरीत स्थिति। अब अल नीनो मैंने समझा, अब ला नीनो में क्या होता है, विपरीत होता है। विपरीत क्या होता है, विपरीत होता है ये है कि यहाँ पर अब ये हिंद महासागर का जो क्षेत्र है ये क्षेत्र गर्म होता है, और ये जो सारी हवाएं हैं ये यहाँ से बहते हुए भारत में बारिश करती हैं। तो ला नीना की वजह से भारत में बारिश ज़्यादा होती है, तो इसको कहते हैं ला नीना, क्योंकि यहाँ पर जो वातावरण है वो गर्म हो गया है और हवाएं गर्म होने की वजह से बारिश अधिक करती है। तो ये ला नीना है। और अभी मौसम विज्ञान संगठन है उसने कहा है कि सितंबर से नवंबर के बीच में इसमें वृद्धि देखी जाएगी। फिर भारत के मानसून पर ला नीना का प्रभाव मैंने बता दिया, बारिश ज़्यादा होगी, मानसूनी वर्षा को बढ़ावा मिलता है, इससे मानसूनी रेनफॉल एक्स्ट्रा हो जाता है। इसके अलावा असमान वर्षा होती है। हिमाचल प्रदेश और उत्तरी राज्यों में सामान्य से अधिक ठंडी सर्दियाँ होती है, सर्दियों में ठंड ज़्यादा पड़ती है। फिर है महदेई वन्यजीव अभ्यारण्य। महदेवी वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पर है, तो ये गोवा में है। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर क्या कहा है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि यहाँ पर यथास्थिति बनाए रखने के आदेश दिए। सुप्रीम कोर्ट ने गोवा सरकार को बाघ अभ्यारण्य के रूप में प्रस्तावित महदेई वन्यजीव अभ्यारण्य को यथास्थिति बनाए रखने के आदेश दिए हैं। यथास्थिति बनाने का मतलब है कि वहाँ पर कोई भी कंस्ट्रक्शन ना किया जाए और जैसी स्थिति में है वैसी स्थिति में रखा जाए, ताकि वहाँ पे जो जीव जंतु हैं उनका संरक्षण हो सके। फिर है टिहरी झील परियोजना। टेरी लेक प्रोजेक्ट क्या है, भारत सरकार और एशियाई विकास बैंक उत्तराखंड में टिहरी झील क्षेत्र के सतत और जलवायु अनुकूल पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए एक ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए। बेसिकली एक लोन एग्रीमेंट हुआ है। लोन एग्रीमेंट किसके बीच है, दोनों नाम याद रखने, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और एशियन डेवलपमेंट बैंक। एशियन डेवलपमेंट बैंक लोन देगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, ताकि वहाँ पर क्या हो, जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन है, जो झील का प्रोटेक्शन है वो किया जा सके। फिर अगली जो न्यूज़ है वो है INS अरावली। INS अरावली क्या है, INS अरावली गुरुग्राम में स्टेशन किया गया है। सूचना और संचार के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए, समुद्री डोमेन जागरूकता ढांचे को बढ़ावा देने के लिए INS अरावली का जलावतरण कर रही है भारतीय नौसेना। INS अरावली एक स्टेशन है भारतीय नौसेना का। ये स्टेशन क्या करेगा, जो कम्युनिकेशन करेगा और जो इन्फॉर्मेशन होगी वो नौसेना के अलग अलग जो केंद्र है, सेंटर है, वहाँ पर भेजेगा, ताकि क्या एक साथ में स्ट्रेटेजिकली जो इम्पोर्टेंट सूचना है उनको पहुंचाया जा सके सही समय पर। तो INS अरावली इसका नाम है। और ये INS अरावली कहाँ पर स्थित है, तो गुरुग्राम में स्थित है। अपने काम की चीज़ है कि गुरुग्राम में इसका हेडक्वार्टर है। INS अरावली नौसैनिक सहायता अड्डा है जिसका नाम अरावली पर्वत श्रृंखला के नाम पर रखा गया है, और ये गुरुग्राम में स्थित है। अगली जो न्यूज़ है वो है समुद्र प्रदक्षिणा। समुद्र प्रदक्षिणा क्या है, ये मुंबई में पहली त्रिसेवा महिला परिक्रमा नौकायन अभियान है, जो समुद्र प्रदक्षिणा वर्चुअल माध्यम से हरी झंडी दिखाई गई है। समुद्र प्रदक्षिणा क्या है, ये भारतीय नौसेना, भारतीय वायुसेना और भारतीय थल सेना के 10 महिला अधिकारियों द्वारा स्वदेशी भारतीय सेना यान नौकायन पोत के त्रिवेणी पर सवार होकर होगी। इसका मार्ग क्या है, ये पूरे समुद्र में जितने विश्व में समुद्र है उन सबका चक्कर लगाने की एक योजना है जिसका नाम है समुद्र प्रदक्षिणा। समुद्र प्रदक्षिणा पूरे विश्व का चक्कर लगाएंगे। कौन निकालेंगे, भारतीय नौसेना के जो महिला हैं वो भारतीय वायुसेना और भारतीय थल सेना। फिर पर्यावरणीय प्रभाव आकलन। पर्यावरणीय प्रभाव आकलन क्या है, एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट। किसी भी क्षेत्र में कोई भी कंस्ट्रक्शन चलता है, जब सरकार का या कोई भी परियोजना लगाई जाती है तो वहाँ के पर्यावरण पर क्या नुकसान होगा, कितना फ़ायदा होगा, इस चीज़ को एक्सेस करना, इस चीज़ को पता करना कि इस चीज़ को बनाने से पर्यावरण पर क्या नुकसान हो सकता है, इसको जानने के लिए जो असेसमेंट किया जाता है, जो टेस्ट किया जाता है, उसको बोलते हैं EIA, इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट। ये कौन करता है, तो ये करता है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, ये मिनिस्ट्री इसको करती है। फिर पर्यावरणीय प्रभाव आकलन के बारे में ये लिखा हुआ है कि ये क्या है। फिर अगली जो न्यूज़ है वो स्पोर्ट्स से रिलेटेड है। स्पोर्ट्स में क्या हुआ है, विश्व तीरंदाजी चैंपियनशिप जो है 2025 की, भारत ने दक्षिण कोरिया को ग्वांगझू में आयोजित विश्व तीरंदाजी चैंपियनशिप में पुरुषों की कंपाउंड टीम स्पर्धा में अपना पहला स्वर्ण पदक जीता है।
भारत ने इसमें गोल्ड मेडल जीता है। किस में जीता है? वर्ल्ड आर्चरी चैंपियनशिप में। ये कहाँ पर हुई थी? तो ये दक्षिण कोरिया के ग्वांजू में हुई है। दक्षिण कोरिया के ग्वांजू में हुई है। किसने जीता है? पुरुषों की कंपाउंड टीम ने। इसके विनर कौन कौन है? तो ऋषभ यादव, अमन सैनी और प्रथमेश फुगे करके हैं, ये 3 इसके विजेता हैं। भारत ने किसको हराया? तो भारत ने फ्रांस को हराकर ये पदक जीता है। इसके अलावा एक मिश्रित टीम है, मिक्स टीम है, जिसमें मेल और फीमेल दोनों की मिक्स टीम है, उसने जीता है स्वर्ण की जगह रजत पदक। रजत पदक यानी सिल्वर मेडल किसने जीता है? ऋषभ यादव और ज्योति सुरेखा ने। तो भारतीय टीम ने, जो मेल टीम है उसने जीता है गोल्ड मेडल, और जो मिक्स्ड टीम है वो उसने जीता है सिल्वर मेडल। आगे अगला है हॉकी एशिया कप 2025। 7 सितंबर 2025 को भारत के राजगीर में पुरुष हॉकी एशिया कप फाइनल में कोरिया को 4-1 से हराकर खिताब जीता और विश्व कप में जगह पक्की की। जो हॉकी विश्व कप है वो एशिया विश्व कप, ये कहाँ पर आयोजित हुआ है? ये आयोजित हुआ है राजगीर में। राजगीर कहाँ पर है? बिहार में। राजगीर बिहार, बिहार के राजगीर में आयोजित हुआ, और इसमें जो कोरिया है, साउथ कोरिया को हराकर भारत ने विश्व कप के अंदर अपनी जगह पक्की कर ली है। जो एशिया हॉकी कप को जीतता है उसको विश्व कप में फाइनल में खेलने के लिए जगह मिलती है। तो ये विश्व कप फाइनल में खेलेगा भारत। भारतीय एशियाई हॉकी महासंघ द्वारा आयोजित ये टूर्नामेंट जो है, इसका ये 12वां संस्करण था, और भारत पूरे टूर्नामेंट में अपराजित रहा। जितने भी मैच हुए सारे भारत ने जीते हैं। इसके बाद अब भारत के बेल्जियम और नीदरलैंड में जो फाइनल मैच होगा वर्ल्ड कप का, उसमें भागीदार होगा। अगला है यूएस ओपन। यूएस ओपन क्या है? टेनिस टूर्नामेंट है। टेनिस से रिलेटेड एक टूर्नामेंट है। इसमें क्या है? भारत ने क्या किया है? भारत का इसमें योगदान नहीं है। टेनिस में अभी भारत पुरुष एकल जो है यूएस ओपन का, इसमें किसने जीता है? कार्लोस अल्कराज ने जीता है स्पेन के, और जेनिक सिनर जो है इटली के, इनको हराकर। ध्यान रखना, ये नाम दोनों याद रखना, बार बार आपके सामने आएंगे। यूएस ओपन में किसने जीता है? कार्लोस अल्कराज ने जेनिक सिनर को हरा दिया है। फिर महिला एकल जो है उसमें आर्याना सबालेंका ने बेलारूस की है, इसने अमांडा अनी सीमोवा को हरा दिया है। फिर पुरुष युगल जो है इसमें मार्सेल ग्रेनोलर्स ने स्पेन के हरोसियो जेबालोस को हरा दिया है अर्जेंटीना में। तो ये यूएस ओपन है। तीनों याद रखने हैं, मिश्रित युगल और महिला युगल आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। ये जो महिला एकल पुरुष एकल दोनों याद रखने हैं, ये दोनों इंपॉर्टेंट है। कार्लोस अल्कराज जीता है और आर्याना सबालेंका जीती है। फिर भारत ने ओमान को हराकर काफा नेशंस कप 2025 में कांस्य पदक जीता है। भारत ने ब्रॉन्ज मेडल जीता है, किसको हराकर? ओमान को। किसमें? काफा नेशन कप। अब काफा नेशन कप फुटबॉल से रिलेटेड है, पूछा जा सकता है काफा नेशन कप किससे रिलेटेड है? फुटबॉल से रिलेटेड। कहाँ पर आयोजित हुआ ये? तो ये हिसार के तजाकिस्तान के हिसोर सेंट्रल स्टेडियम में आयोजित हुआ। तजाकिस्तान एक कंट्री है, वहाँ पर इसका आयोजन किया गया, और भारत ने क्या किया है? ओमान को हराकर कांस्य पदक जीता है, मतलब 3rd रैंक हासिल की है। फिर है प्रौद्योगिकी परिप्रेक्ष्य और समता रोड मैप, TPCR 2025। TPCR क्या है? एक रिपोर्ट है, रोड मैप है, टेक्नोलॉजी पर्सपेक्टिव एंड कैपेबिलिटी रोड मैप। हाल ही में रक्षा मंत्रालय ने अपनी परमाणु निवारण और ड्रोन युद्ध क्षमताओं को बढ़ाने के लिए एक योजना जारी की है, प्रौद्योगिकी परिप्रेक्ष्य और समता रोड मैप। बस आपको ध्यान रखना है 15 वर्ष की ये रणनीति है कि 15 वर्ष में हम कैसे आगे बढ़ेंगे, किस चीज़ में? ड्रोन बनाने में और ड्रोन से निपटने में और सुरक्षा करने में। और किसने जारी की है? रक्षा मंत्रालय ने। सुरक्षा करने की जिम्मेदारी रक्षा मंत्रालय की है, तो ये रिपोर्ट कौन जारी करेगा? रक्षा मंत्रालय। फिर आगे राष्ट्रीय नेशनल अफेयर्स देख लेते हैं। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने युवाओं को सशक्त बनाने के लिए नई दिल्ली में कैंपस टैंक का उद्घाटन किया है। न्यूज़ क्या है? कैंपस टैंक का उद्घाटन किसने किया है? जितेंद्र सिंह ने किया है। अब ये क्या है? कहाँ पर किया है? नई दिल्ली में। क्या है कैंपस टैंक? जितेंद्र सिंह ने नई दिल्ली में कैंपस टैंक का किया है। इसका उद्देश्य क्या है? स्टार्टअप निर्माण के अवसर प्रदान करना और युवाओं को सशक्त बनाना। युवा संस्थापकों द्वारा अपना स्टार्टअप शुरू करने में मदद करने के लिए प्रमुख स्टार्टअप लॉन्च पैड के रूप में कार्य करेगा। किसी को अगर स्टार्टअप खोलना है खुद का, तो उसको अगर हेल्प चाहिए तो ये कैंपस टैंक काम आएगा। कैंपस में जो है अलग अलग टैंक है, जहाँ पर लोग सोचते हैं, इनोवेशंस वगैरह के बात में डिस्कस करते हैं और स्टार्टअप खोलने में मदद करते हैं। शुरू हुआ है दिल्ली से। सरकार ने HUID के साथ चांदी के आभूषणों के लिए डिजिटल हॉलमार्किंग प्रणाली शुरू की है। जो चांदी के जो आभूषण है, ज्वेलरी है, उसके लिए हॉल मार्किंग की है। हॉल मार्किंग क्या है? सरकार द्वारा एक मार्क किया जाता है जो बताता है कि ये चांदी कितनी शुद्ध है, ये सोना कितना शुद्ध है। तो हॉल मार्किंग करेंगे डिजिटली चांदी के लिए। फिर कुछ पुस्तकें हैं और उनके लेखक के नाम है। अरुंधति रॉय है, इसने एक बुक लिखी है जिसका नाम है संस्मरण, लिखा है मेमोरी मदर मैरी कम्स टू मी, और इसका विमोचन कहाँ पर हुआ है? कोच्चि में। तो आपको तो बस ध्यान रखना है मदर मैरी
कम्स टू मी संस्मरण किसका है, तो अरुंधति रॉय का है। भारत 11 अक्टूबर से भुवनेश्वर में 18वीं ITTF ATTU एशियाई टेबल टेनिस टीम चैंपियनशिप की मेजबानी करेगा। देखो ITTF ATTU जो है एशियन टेबल टेनिस की एक चैंपियनशिप है जिसको भारत होस्ट करेगा। और कहाँ पर होस्ट होगी ये, भुवनेश्वर में। भुवनेश्वर कहाँ है, उड़ीसा में। उड़ीसा भुवनेश्वर जो है इस चैंपियनशिप को होस्ट करेगा। अपने काम की इतनी चीज़ें। फिर भारतीय फिल्म निर्माता अनुपर्णा रॉय जो है, इनको 82वें वेनिस फिल्म महोत्सव में अपनी फिल्म सॉन्ग्स ऑफ फॉरगॉटन ट्रीज के लिए सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार मिला है। मतलब बेस्ट डायरेक्टर का इनको अवार्ड मिला है। किस मूवी के लिए, इनकी मूवी का नाम है सॉन्ग ऑफ फॉरगॉटन ट्रीज। तो सॉन्ग ऑफ फॉरगॉटन ट्रीज के लिए इनको बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड मिला है 82nd वेनिस फिल्म फेयर अवार्ड में। और किसको मिला है, अनुपर्णा रॉय को। फिर ट्रांसजेंडर अधिकारों पर राष्ट्रीय सम्मेलन। ट्रांसजेंडर जो है उनके अधिकारों को लेकर जागरूकता बढ़ाने के लिए राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, किसने, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने, ये मानव के अधिकारों को रिलेटेड एक आयोग है जो रक्षा के लिए कार्य करता है। एक सांविधिक निकाय है, मतलब संसद द्वारा बनाया गया निकाय है। इसने जो है इस सम्मेलन का आयोजन किया है और ट्रांसजेंडर के लेकर, उनके अधिकारों को लेकर उनको जागरूक करने का काम किया है। फिर है राष्ट्रीय साक्षरता दिवस। राष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है, तो राष्ट्रीय साक्षरता दिवस जो है वो मनाया गया है। और राष्ट्रीय साक्षरता दिवस के तहत हिमाचल प्रदेश को जो है पूर्ण साक्षर राज्य का दर्जा दिया गया है। भारत में 5 पूर्ण साक्षर राज्य हैं, 5वां हिमाचल प्रदेश है। उससे पहले जो है त्रिपुरा, मिजोरम, गोवा और लद्दाख जो है पूर्ण साक्षर राज्य या UT बन चुके हैं। अभी ये जो है हिमाचल प्रदेश जो है 5वां राज्य बन चुका है। भारत की साक्षरता दर कितनी है, 74% है, जो 2023-24 में बढ़कर कितनी हो गई है, 80.9%। तो भारत में 80.9% लोग साक्षर हैं। अब साक्षरता का मतलब क्या होता है, साक्षरता का मतलब होता है लिटरेसी। लिटरेसी का मतलब है एबिलिटी टू रीड, राइट एंड कंप्यूट विथ कॉम्प्रिहेंशन। कोई भी चीज़ समझने की क्षमता होनी चाहिए, लिखने की होनी चाहिए और पढ़ने की क्षमता होनी चाहिए। अगर ये तीनों क्षमताएं हैं तो वो इंसान साक्षर कहलाएगा। पूर्ण साक्षरता का मतलब क्या होता है, ऐसा कोई राज्य या यूनियन टेरिटरी जिसने 95% लोग जो हैं वो साक्षर हो चुके हैं, उसको बोलेंगे पूर्ण साक्षरता। ये 100% के बराबर है, लेकिन 95%। तो इसलिए इसको हिमाचल प्रदेश ने 99% आंकड़ा छू लिया है, इस वजह से इसको पूर्ण साक्षर राज्य का दर्जा दे दिया गया। ये कौन देता है दर्जा वगैरह, ये सारी बातें इसमें लिखी हुई है जो अपने काम की इतनी है नहीं। फिर आगे बढ़ते, अगला है न्यू इंडिया साक्षरता कार्यक्रम। ये जो न्यू इंडिया साक्षरता कार्यक्रम है, इसी ने जो है साक्षरता दिवस के दिन हिमाचल प्रदेश को साक्षर राज्य का, पूर्ण साक्षर राज्य का दर्जा दिया है। ये प्रोग्राम क्या है, तो ये जो है उल्लास प्रोग्राम के तहत आता है और इसमें एक केंद्र प्रायोजित योजना है जिसमें 15 वर्ष से अधिक आयु के सभी व्यक्तियों को साक्षर बनाना इसका कार्य है। 5 वर्षों के लिए ये पहल चलाई गई है। इसके अलावा बहुत सारी और सरकारी पहलें चल रही है जो साक्षरता को बढ़ाने के लिए काम कर रही है, जैसे समग्र शिक्षा अभियान, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, इसके अलावा निपुण भारत अभियान, ILD 2025, ये सारी कुछ महत्वपूर्ण योजनाएं चल रही हैं। अगली जो न्यूज़ है वो है एमपॉक्स रिलेटेड। एमपॉक्स क्या है, एमपॉक्स एक बीमारी है। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने घोषणा की है कि मामलों और मौतों में निरंतर गिरावट के कारण एमपॉक्स अब अंतर्राष्ट्रीय चिंता का सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल का विषय नहीं रहा है। इससे पहले WHO ने पिछले साल अगस्त में इसको आधिकारिक तौर पर एमपॉक्स को अंतर्राष्ट्रीय चिंता और सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल का विषय घोषित किया था। मतलब कोई ऐसा रोग जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहुत ज़्यादा चिंता और आपातकाल अस्थिरता पैदा कर सकता है, उसको ये जो WHO है वो इस सूची में डालता है, PHEIC में। अब इसने इसको एमपॉक्स को वापस हटा दिया है। अब एमपॉक्स क्या है, एमपॉक्स जिसे हम मंकी पॉक्स के नाम से जानते हैं, एक विषाणु जनित रोग है। ये किससे होता है, जेनेटिक डिजीज़ है। ये वायरल जेनेटिक डिजीज़ है, यानी वायरस के माध्यम से होता है एमपॉक्स। इसके कारण क्या है, इसके कारण है आर्थ्रोपॉक्स वायरस, जो चेचक और काउपॉक्स परिवार से संबंधित है। मतलब आर्थ्रोपॉक्स नाम का एक वायरस है जो अगर आपके शरीर में प्रवेश कर जाता है तो आपको एमपॉक्स रोग हो जाता है। ये वायरस कहाँ मिलता है, जलाशय में, जानवरों में, गिलहरी, डर्मीज, चूहे, बंदर आदि, इन सब में ये वायरस पाया जाता है और ये मनुष्य में भी फैल सकता है। ये जो है शरीर के तरल पदार्थों, त्वचा के घावों या दूषित वस्तुओं या बिस्तर या बर्तनों के सीधे संपर्क में आने से फैलता है। तो इस वजह से ये फैलता है। ये जानवरों के काटने, खरोचने, जंगली मांस से बने पदार्थों में से भी फैल सकता है। इसके लक्षण क्या है, शुरुआती लक्षण तो बुखार, सिर दर्द होना, मांसपेशियों में दर्द होना, पीठ दर्द होना, सूजन होना, लसिका ग्रंथियों में थकान होना, ये सारी चीज़ें इसके लक्षण है। इसका ट्रीटमेंट क्या है, तो इसके लिए वैक्सीन लगाई जाती है। फिर है
राष्ट्रपति, वाइस प्रेसिडेंट। वाइस प्रेसिडेंट, भारत ने हाल ही में अपने 16वें नए वाइस प्रेसिडेंट यानी उपराष्ट्रपति का चयन किया है। जगदीप धनखड़ के इस्तीफे के बाद चुनाव में सीपी राधाकृष्णन ने सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश बी सुदर्शन रेड्डी को हराकर 15वें उपराष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित हुए। 15वें उपराष्ट्रपति बने हैं, कौन बने हैं? सीपी राधाकृष्णन। किसको, इससे पहले 14वें कौन थे? तो वो थे जगदीप धनखड़। और इन्होंने किसको हराया है? इन्होंने हराया सुदर्शन रेड्डी को, बी सुदर्शन रेड्डी को हराकर सीपी राधाकृष्णन, सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश बी सुदर्शन रेड्डी को हराकर सीपी राधाकृष्णन उपराष्ट्रपति बन चुके हैं, भारत के 15वें उपराष्ट्रपति। चुनाव में राधाकृष्णन को 452 वोट मिले और सुदर्शन रेड्डी को 300 वोट मिले हैं। उपराष्ट्रपति जो है इसके बारे में लिखा हुआ है भारत के संविधान के आर्टिकल 63 में। आर्टिकल 63 में उपराष्ट्रपति के बारे में लिखा हुआ है और कहा गया है कि एक भारत का उपराष्ट्रपति होगा जो भारत का दूसरा सर्वोच्च संवैधानिक प्राधिकारी है राष्ट्रपति के बाद। इसके चुनाव कैसे होते हैं? तो उपराष्ट्रपति जो है संसद के दोनों सदनों के सांसदों द्वारा अनुपातिक प्रतिनिधित्व के माध्यम से निर्वाचित होता है। उपराष्ट्रपति की आयु कम से कम 35 वर्ष होनी चाहिए, वह भारतीय नागरिक होना चाहिए और राज्यसभा की सदस्यता के लिए योग्य होना चाहिए। देखो उपराष्ट्रपति के चुनाव कैसे होते हैं? तो संसद के जितने सदस्य हैं, लोकसभा और राज्यसभा, इन सबके सदस्य जो हैं वो वोट डालकर चुनाव करते हैं। ये जो चुनाव है ये अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के माध्यम से होता है। उपराष्ट्रपति बनने के लिए किसी व्यक्ति के 35 साल का होना जरूरी है। इसके अलावा उसको भारत का नागरिक होना चाहिए और राज्यसभा की सदस्यता प्राप्त करने की योग्यता उसके पास होनी चाहिए। सदस्य नहीं होना चाहिए, सदस्यता की योग्यता होनी चाहिए। इसका कार्यकाल कितना है? तो ये 5 वर्ष तक के कार्यकाल के लिए रहता है और उत्तराधिकारी के निर्वाचित होने तक इसी पद पर बना रहता है। जब तक कोई नया उपराष्ट्रपति नहीं चयनित हो जाता तब तक ये बने रहते हैं। फिर इनकी प्राथमिक भूमिका क्या है? तो ये राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं। अनुच्छेद 64 क्या कहता है कि जो उपराष्ट्रपति होगा वो राज्यसभा का पदेन सभापति होगा, मतलब राज्यसभा में जो सभापति होगा वो कौन होगा? उपराष्ट्रपति होगा। राष्ट्रपति की अनुपस्थिति या रिक्ति के समय में अनुच्छेद 65 क्या कहता है कि ये राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा। अगर राष्ट्रपति उपस्थित नहीं है या राष्ट्रपति है नहीं तो उपराष्ट्रपति जो है राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है। इसको जो है राज्यसभा के प्रस्ताव और लोकसभा की स्वीकृति के द्वारा 14 दिन के नोटिस के बाद हटाया जा सकता है। आर्टिकल 67 के तहत इसको कैसे हटाया जा सकता है? राज्यसभा में प्रस्ताव और लोकसभा की स्वीकृति के बाद, राज्यसभा और लोकसभा दोनों में पास होना चाहिए। फिर कुछ विशिष्ट तथ्य जो उपराष्ट्रपति से रिलेटेड हैं क्या है? केवल डॉक्टर एस राधाकृष्णन जो है वो प्रथम और द्वितीय उपराष्ट्रपति दोनों बार निर्विरोध निर्वाचित और मोहम्मद हामिद अंसारी ने 2 कार्यकाल पूरे किए हैं। अब तक जो है 2 बार निर्विरोध निर्वाचित हुए हैं। मोहम्मद हामिद अंसारी जिन्होंने 13 और 14 उपराष्ट्रपति के रूप में 2 बार कार्यकाल पूरा किया। एस राधाकृष्णन के अलावा एम हिमायतुल्लाह और डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा 9वें उपराष्ट्रपति भी निर्विरोध चुने गए थे। ये एस राधाकृष्णन के अलावा नहीं है, एस राधाकृष्णन निर्विरोध नहीं चुने गए हैं। कृष्णकांत जो है वो 10वें राष्ट्रपति थे, ये पद पर रहते हुए मर गए थे। तो सीपी राधाकृष्णन जो है ये अपने उपराष्ट्रपति बन चुके हैं। ये सारे काम आपके करंट अफेयर्स के काम के नहीं है, बस मैंने आपको ऐसे ही एक्स्ट्रा इफेक्ट के लिए दे दिया है। आपको इसको इस झंझट में पढ़ना नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे हैं जैपेड एक्सरसाइज 2025। जैपेड एक्सरसाइज किसके बीच हुई है? भारतीय सशस्त्र बलों का एक संयुक्त दल जो है बहुपक्षीय सैन्य अभ्यास जैपेड 2025 में भाग लेने के लिए रूस के लिए रवाना हुआ है। जैपेड जो एक्सरसाइज है वो रूस की एक मिलिट्री एक्सरसाइज है जिसमें इंडिया भी पार्टिसिपेट कर रहा है। तो रूस ये एक्सरसाइज करवाता है। आपसे याद रखना है जैपेड किसकी एक्सरसाइज है? तो रूस की एक्सरसाइज है। अब एक अगली जो न्यूज़ है वो है अंतरिक्ष पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन। अंतरिक्ष जो है स्पेस से रिलेटेड एक इंडिया ने जो है इनोग्रेट किया इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन स्पेस 2025। कहाँ पर हुआ है? ये इंडिया में हुआ है, दिल्ली में हुआ है और 2025 का इसका उद्घाटन किया है। ये जो है क्या काम करेगा कि अंतरिक्ष के क्षेत्र में जो नवाचार नीति जो है उनके विकास के लिए काम करेगा। अंतरिक्ष से रिलेटेड कहाँ पर हुआ है? तो नई दिल्ली में भारत में 2025 का सम्मेलन हुआ है। अगला है एंट्रोमिक्स। एंट्रोमिक्स क्या है? रूसी वैज्ञानिकों ने घोषणा की है कि mRNA आधारित कैंसर वैक्सीन एंट्रोमिक्स ने शुरुआती नैदानिक परीक्षणों में 100% प्रभावकारिता दिखाई है। तो ये एक वैक्सीन है, क्या है? कैंसर वैक्सीन है और ये mRNA आधारित है। अब mRNA क्या होता है? mRNA एक अणु है जो DNA से कोशिका को प्रोटीन बनाने वाली मशीनरी तक आनुवांशिक निर्देश पहुंचाता है और प्रोटीन संश्लेषण का मार्गदर्शन करता है। ये जीन अभिव्यक्ति की प्रक्रिया में एक संदेशवाहक का कार्य करता है। सिंपल सी बात है, आपको ज़्यादा जटिलताओं में नहीं पढ़ना है। मैं आपको समझा देता हूँ कि mRNA होता क्या है। ये मान लेते हैं अपना DNA है, ऐसा एक DNA होता है, ठीक है। अब DNA जो होता है, एक व्यक्ति का DNA दूसरे व्यक्ति में जाता है तो वो उसकी प्रतिकृति करता है। जैसे DNA का काम क्या होता है? DNA जो है निर्देश देता है कि इंसान की स्किन कैसी होगी, इंसान की हाइट कितनी होगी, इंसान का
जो ऑर्गन होंगे वो कैसे होंगे, कैसे काम करेंगे, ये सारे जो सूचनाएं कहाँ होती है, डीएनए में। अब डीएनए जो है ये जो सूचना है ये पहुंचाता है उस बॉडी को, उस जगह को जो ये ऑर्गन बनाएगी। जैसे कि मान लेते हैं डीएनए ने बोला है कि एक व्यक्ति है, उसका रंग जो है श्वेत होना चाहिए, सफ़ेद होना चाहिए, इसके जीन में ऐसा है, ऐसा जीन इसके पास अवस्थित है डीएनए में जो सफ़ेद रंग को बढ़ावा देता है। अब ये जीन जो है मेलाटिन नामक जो हार्मोन है उसकी गति को रोकेगा ताकि वो सफ़ेद रहे। अब उसको रोकने के लिए क्या करेगा, ये जीन जो अपनी सूचना है वो मेलाटिन हार्मोन जहाँ से बनता है वहाँ पर पहुँचाएगा। वो कैसे पहुँचाएगा, तो वो पहुँचाएगा mRNA के माध्यम से। आरएनए क्या होता है, आरएनए डीएनए जैसी एक संरचना होती है जो यहाँ जुड़ती है, यहाँ जुड़ के वो इसकी कॉपी करती है, डीएनए को कॉपी करती है, और फिर वो mRNA जो यहाँ जाता है और यहाँ पर जाके सूचना दे देता है उस ऑर्गन को कि भाई इसमें मेलाटिन कम बनाना है ताकि ये व्यक्ति गोरा दिखे या श्वेत दिखे। तो ये काम mRNA करता है। तो ये mRNA जो होता है मैसेंजर आरएनए, इसकी मदद से रूस ने कैंसर की वैक्सीन बनाई है। तो वो क्या होगी, वो mRNA होगा जिसमें उसमें ऐसी सूचना होगी, मैसेज ऐसा होगा कि ये जो कैंसर की जो सेल जो कोशिकाएं बन रही है इसको तोड़ा जाए, इसको रोका जाए। तो ऐसा मैसेंजर लेके एक आरएनए जो है उसका टीका जो है, वैक्सीन जो है वो लगाई जाएगी और वो कोशिकाएं जो है उस वैक्सीन को रोकने के लिए एंटीबॉडी अपनी बॉडी बनाने लग जाएगी, उस कैंसर को रोकने के लिए एंटीबॉडी बनाने लग जाएगी। तो ये है mRNA वैक्सीन। मैंने ये आपको समझा दिया, यहाँ पर लिखा हुआ है जो आप पढ़ लेंगे आराम से। मैंने सिंपल भाषा में समझाया, ज़्यादा क्लिष्ट वर्ड में समझाने की ज़रूरत है नहीं। आगे चलते हैं। आगे हैं डॉक्टर गीता वाणी रायसम ने CSIR NISCPR जो है इसकी जो चेयरपर्सन के रूप में कार्य संभाला है। किसने, तो ये संभाला डॉक्टर गीता वाणी रायसम ने। किसके, CSIR भारत की एक रिसर्च संस्था है और उसके एक बॉडी है NISCPR। गीता वाणी रायसम ने नया निर्देशक डायरेक्टर ये बनी है। आगे चलते हैं। आगे है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ने सेबी को मंजूरी के साथ पब्लिक इंटरेस्ट डायरेक्टर और सेवानिवृत्त IAS अधिकारी श्रीनिवास इंजेती को अपना गवर्निंग बोर्ड का अध्यक्ष चुना है। श्रीनिवास इंजेती जो है इनको अध्यक्ष चुना है। तो ये नेशनल स्टॉक एक्सचेंज जो है इन्होंने जो है पब्लिक इंटरेस्ट डायरेक्टर के रूप में गवर्निंग बॉडी के अध्यक्ष के रूप में श्रीनिवास इंजेती को नियुक्त किया है। स्वच्छ वायु सर्वेक्षण पुरस्कार 2025, ये न्यूज़ है स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2025 से रिलेटेड। क्या है ये सर्वेक्षण? यह सर्वेक्षण राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम के अंतर्गत वायु प्रदूषण को कम करने के लिए शहरों द्वारा किए गए प्रयासों को मूल्यांकन करता है कि मतलब कौन कौन से शहर जो है ज़्यादा वायु प्रदूषण कम कर रहा है, कहाँ की वायु जो स्वच्छ ज़्यादा है, इस बात का सर्वे करता है स्वच्छ वायु सर्वेक्षण। और इसको बॉडी कौन सी है जो सर्वेक्षण करती है, वो है राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम। राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम। अब राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम क्या है, तो पर्यावरण जलवायु परिवर्तन मंत्रालय जो है इसका एक नोडल मंत्रालय है। इसने 2019 में काम करना शुरू किया था और ये क्या करता है, वायु गुणवत्ता प्रबंधन हेतु एक ढांचा तैयार करने का पहला राष्ट्रीय प्रयास है। ये वायु गुणवत्ता को कंट्रोल करने का काम करता है। अब ये जो पुरस्कार है इसमें 3 टाइप के कैटेगरीज बनाई गई है, ठीक है। पहली कैटेगरी है सर्वोच्च प्रदर्शन करता 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले शहर। दूसरी है 3 लाख से 10 लाख की जनसंख्या वाले शहर। और तीसरी जो है वो है 3 लाख से कम जनसंख्या वाले शहर। तो जो 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले शहर है उसमें फर्स्ट नंबर पर है इंदौर। फर्स्ट नंबर आपको याद रखने हैं। जो 3 से 10 लाख में है उसमें फर्स्ट नंबर पे अमरावती। फिर जो 3 लाख से कम की जनसंख्या उसमें फर्स्ट है देवास मध्य प्रदेश। तो ये तीनों जो है फर्स्ट रैंकर है। फिर है विश्व का पहला डिजिटल जनजातीय विश्वविद्यालय आदि संस्कृति। ये क्या है, तो ये एक डिजिटल यूनिवर्सिटी है। इसका नाम क्या है, आदि संस्कृति। पूछा जा सकता है आदि संस्कृति क्या है, सिंपल सी वर्ड से डिजिटल ट्राइबल यूनिवर्सिटी। इसमें क्या होगा, ये एक जनजातीय कार्य मंत्रालय जो है नई दिल्ली, इसने भारत मंडपम से इसको शुरू किया है। और इसमें क्या होगा, एक डिजिटल अकादमी होगी और ई लर्निंग प्लेटफॉर्म है जो आदिवासी कला शिल्प संस्कृति ज्ञान प्रणालियों के लिए एक ऑनलाइन बाजार का एकीकृत करता है। इसका मंत्रालय कौन सा है, जनजातीय कार्य मंत्रालय। राज्य जनजातीय अनुसंधान संस्थान जो है इसके सहयोग से इसको बनाया गया है। ये यूनिवर्सिटी क्या है, एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है। इसमें काम क्या आता है, एक तो ये डिजिटल प्लेटफॉर्म है जो क्या करता है, आदि संपदा जैसे दस्तावेजों का इसके अंदर 3 चीज़ें हैं। एक तो है आदि विश्वविद्यालय। आदि विश्वविद्यालय क्या है, ये बहुत सारे कोर्स लॉन्च करता है। 45 कोर्स है जो आदिवासी नृत्य चित्रकला आदि को सीखने के काम के हैं। फिर एक आदि संपदा है। आदि संपदा क्या है, एक रिपोजिटरी है, दस्तावेजों का संग्रह है। यहाँ पर आदिवासी से संबंधित जो ये चित्रकला नृत्य वगैरह है इनसे संबंधित जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनका संग्रह किया गया है। फिर एक है आदि हाट। आदि हाट क्या है, एक ऑनलाइन बाजार है जिसमें आदिवासियों की जो सामान है, बने हुए सामान जो है उनको बेचा जा सकता है। तो ये तीनों मिलकर आदि संस्कृति पहल के अंतर्गत आते हैं। ये आदि संस्कृति पहल ये
पिछले वाला ही है, वही वापस रिपीट हो गया है। फिर है भारत ज्ञान भारतम। अब ये ज्ञान भारतम जो एक राष्ट्रीय पहल है, क्या है, राष्ट्रीय ऐतिहासिक आंदोलन है जिसका उद्देश्य वैश्विक स्तर पर भारत की पांडुलिपि विरासत का संरक्षण, डिजिटलीकरण और प्रसार करना है। ज्ञान भारतम क्या है, पांडुलिपि मतलब हाथ से लिखे हुए ग्रंथ। प्राचीन भारत में बहुत ज़्यादा सोने की चिड़िया कहा जाता था प्राचीन भारत, तो ज्ञान का भंडार था। तो ज्ञान का भंडार जो है पांडुलिपियों के माध्यम से संरक्षित रखा गया था। उन प्राचीन पुरानी पांडुलिपियों को ढूंढना, उनको डिजिटल फॉर्म में सेव करना और उनको प्रचार करना, इस उद्देश्य से एक मिशन लॉन्च किया गया है जिसका नाम है ज्ञान भारतम। इसका उद्देश्य क्या है, दस्तावेजीकरण करना पांडुलिपियों का। इसके अलावा इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड ने असम, अब ये जो न्यूज़ है ये अगली न्यूज़ है, ये क्या है, बायो रिफाइनरी का उद्घाटन किया है। एथेनॉल और हरित रसायनों के उत्पादन में वृद्धि हुई है। देखो, इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड ने असम में भारत की पहली बांस आधारित बायो रिफाइनरी, किस पर, बांस पर आधारित बायो रिफाइनरी बांस से क्या करेंगे, तेल को जब बाहर निकाला जाएगा तो बांस को रिफाइन करने के लिए बायो रिफाइनरी का उद्घाटन कहाँ हुआ है, असम में हुआ है। प्राइवेट लिमिटेड ने असम के नुमालीगढ़ में भारत की पहली बांस आधारित बायो रिफाइनरी